तो फ्रेंड्स, गुड तो मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानस भाई। गुड मॉर्निंग परस भाई। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? मेरी आवाज आप तो बरोबर आ रही है? ये भी ओके है दोस्तों? जय श्री कृष्णा। चलो, बढ़िया है, बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, मैं पारस जैन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और हमारे आज के परफॉर्मर स्पीकर मिस्टर मानस दास जी का भी, मानस कर जी का भी दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू दोस्तों। हमारे सभी प्रोग्राम्स की शुरुआत हम लोग माता सरस्वती की वंदना से करते हैं। सो हम लोग माता सरस्वती की स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे। आप सब लोग भी जिस किसी भी भगवान में मानते हो उनको आप याद कर सकते हैं। या कुंदे दुतुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिवी देवी सदा वन्दिता, क्षमा तो सरस्वती भगवती निशेषज द्यापहा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे क्लाइंट में जो कोई भी बीमार हो, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे व्याधिग्रस्त हो, तो उन सभी के अच्छी हेल्थ के लिए एंड फास्ट रिकवरी के लिए हम लोग भगवान से प्रे करेंगे। भवतु सर्व मंगल। थैंक यू। और जिन लोगों ने शरीर छोड़ा है, देह त्याग किया है, उन सभी की आत्मा की परम शांति के लिए, सदगति के लिए, और उन सभी को मोक्ष प्राप्त हो, ऐसे हम लोग भगवान से प्रे करेंगे दोस्तों। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, आप सभी का वंस अगेन स्वागत करता हूं दोस्तों, पूरे दिल के साथ। कैसा चल रहा है आप सबका काम? वैसे तो कल ही हम सब लोग मिले थे। कल भी हमने कोलकाता के सौरव बोस, उनका इंटरव्यू लिया था। उनसे भी बहुत सारी बातें जानी थी। साथ साथ सुरेश जठार जी, उनके साथ हमने इंटरव्यू लिया था। उनके भी बहुत सारे फीलिंग्स और बातें हमने कल सुनी। आज भी ऐसे ही बंगाल टाइगर, कलकत्ता के एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर, जो ये साल का फास्ट ट्रैक एमडीआरटी कर चुके हैं। आज मार्केट में लोग कहते हैं कि भाई बिजनेस नहीं है,
अब पहले जैसा काम नहीं हो रहा है, इतना स्मूथली नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों जो मोटिवेटेड है, जो काम कर रहे हैं, वो तो ये साल का फास्ट ट्रैक एमडीआरटी भी मार्च महीने तक कंप्लीट कर चुका है। सो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप सबका काम कैसे चल रहा है? आपका काम कैसे चल रहा है? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों। मस्त, बढ़िया। हमारे बोटाद से हैं घनश्याम जी, क्या बात है, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक चल रहा है, कोई बात नहीं। आज हमारे मानस भाई को सुन के जबरदस्त हो जाएगा, ठीक ठाक से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस मानस भाई, आपने दो लिंक से ज्वाइन किया है, कहीं डिस्टरबेंस तो नहीं होगा? या तो फिर वो नहीं नहीं इको आएगा, क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग आवाज आएगी, तो इको नहीं, आने वो की। बंद, नहीं वो सब बंद कर दिया, वो होगा नहीं। ओके, मतलब दो लिंक से ज्वाइन किया हूँ, लेकिन जहां से इको होने का संभावना है वो मैंने बंद कर दिया। ओके, ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग जिनके साथ बात करने जा रहे हैं, जिनके सक्सेस स्टोरी, सक्सेस के आइडियाज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स, बहुत कुछ उनके पास खजाना है। सो हम लोग इस खजाने को लूटने की पूरी कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ कोलकाता से मिस्टर मानस कर जुड़े हुए हैं, जो कोलकाता की एक ब्रांच है, उत्तर पाड़ा ब्रांच से बिलोंग करते हैं। हावड़ा डिवीजन है, ईस्टर्न जोन में। एजेंसी उनकी जुलाई 99 से है। अच्छा, उनकी कंपनी का नाम बहुत सुंदर है, उन्हीं के जैसा, अमेजिंग लाइफ इंश्योरेंस, अमेजिंग लाइफ इंडिया। सो वो काम भी अमेजिंग करते हैं और उनकी कंपनी भी अमेजिंग है। 2010 से कंटिन्यूस एमडीआरटी कर रहे थे, विदाउट ब्रेक। 2010 से, मतलब अब तक गिने तो 16 एमडीआरटी, और बीच में मुझे ध्यान में है, शायद एक बार उन्होंने डबल एमडीआरटी भी किया हुआ है। 2026 का ये साल का फास्ट ट्रैक एमडीआरटी भी उनका हो चुका है। पिछले 4 साल से गैलेक्सी क्लब कंटिन्यूस क्वालिफाई हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़े की मजे मजे वाली बात यह है कि उनके 60% क्लाइंट, 60% से भी ज्यादा क्लाइंट डॉक्टर्स है। दोस्तों, 2023 का एमडीआरटी उन्होंने एक ही लाइफ के साथ, एक ही पॉलिसी के साथ अचीव किया। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके, जो एक पॉलिसी में एक एमडीआरटी क्वालिफाई। सो इस तरह के क्लाइंट्स के साथ बनाकर रखना, उनसे रिलेशन डेवलप करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे क्लाइंट को ढूंढना, और ये सारी बातें हम लोग उनसे करेंगे, उन्होंने कैसे ढूंढा, कहाँ से लाए, कैसे उनको अचीव किया। सो फ्रेंड्स, इन 2025 एमडीआरटी कंप्लीटेड बाय वन सिंगल प्रपोजल। चलो, सो 2023 में तो किया, 25 में भी सिंगल प्रपोजल के साथ। 1200 स्क्वायर फीट का उनका ऑफिस है, 4 स्टाफ है। 2006 से वो हमारे कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट भी है। विदाउट रिबेट बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। सो कहते हैं ना, साफ सुथरा, 0% डिस्काउंट, 100% वैल्यू। सो 100% वैल्यू देते हैं और 0% डिस्काउंट देते हैं। सो दोस्तों, ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जो उनके घर को उन्होंने विजिट किया है, मतलब क्लाइंट इनके घर पे आए, इनको ब्लेसिंग्स मिला है क्लाइंट की तो ओर से। और हम तो क्लाइंट को दोस्तों अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते ही हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स के साथ, बर्थडे के साथ। क्लाइंट इनके घर पे आकर इनको गिफ्ट देते हैं। तो आप सोचो कि किस लेवल का रिलेशनशिप इन्होंने मेंटेन किया होगा अपने क्लाइंट्स के साथ। सो दोस्तों, ऐसे पावरफुल स्पीकर मिस्टर मानस कर, इन सबको हम लोग जोरदार तालियों के साथ, अपने आईयूई की वे के साथ, क्लैपिंग के साथ इनको हम लोग इनवाइट करेंगे। सो मानस भाई, आपका स्वागत है, और पूरे इंडिया के सभी पार्टिसिपेंट्स
आपका दिल से स्वागत कर रहे हैं। सो थैंक यू परस भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू एंड स्पेशली थैंक्स, आपने स्पेशल आज टाइम निकाला हम सभी ऑल ओवर इंडिया के पार्टिसिपेंट्स के लिए। सो मानस भाई, आप एजेंसी लाइन में कैसे आए, आईयूई में कैसे आए, और आपकी जो भी सक्सेस की जर्नी है वो एक बार पहले बताएं कि ओके पहले कैसा ओके काम ओके कर रहे थे और क्या कर रहे हैं। फिर हम भाई, लोग आपसे पहले खजाना निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस। पहले तो मैं पहले ही शुरू करने से पहले सबसे एक बार क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरा बहुत खांसी हो रहा है। शायद बातों बातों में मेरा खांसी आएगा, वो मेरे को कंसीडर हम करना भगवान से पड़ेगा। प्रे करते हैं कि आपका खांसी और आपका हेल्थ सब कुछ बढ़िया हो जाए, हाँ खांसी हाँ, दूर हो जाए। तो वो थोड़ा डिस्टरबेंस शायद लोगों को सहन करना पड़ेगा। चलो सारे लोग आ, ब्लेसिंग्स दीजिए, बी बी लिख कर ब्लेसिंग्स दीजिए हमारे मानस भाई। अभी आप बोलिए तो प्रोफेशन में कैसे आना हुआ परेश भाई। तो मेरा इस प्रोफेशन में आने के लिए मेरा जो डेवलपमेंट ऑफिसर थे वो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, मिस्टर कोडेस्टाफ मुखर्जी। उनको मैं ओके। तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके लिए ही मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। अभी इसमें क्या हुआ, इसमें जब मेरा क्लास 12 पास हो गया था, तो क्लास 12 के बाद उन्होंने मेरे घर पे आए थे एक रिलेशन के थ्रू। तो फिर फैमिली ने बोला नहीं, तुम अभी कुछ नहीं कर सकते। मैं बैक बेंचर्स था, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। तो इसलिए मेरे को लग रहा था फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कि करूंगा क्या। उतना अच्छा तो नौकरी नहीं मिलेगा, जॉब अच्छा नहीं मिलेगा, तो फायदा क्या है। इसलिए जो है इनकम में घुस जाते हैं अभी से। तो वो फैमिली ने उसका परमिशन नहीं दिया। फैमिली ने बोला नहीं, तुमको कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद कुछ भी करो, तुम्हारा मर्जी। तो वो जो मेरा डीओ सब आए थे मेरा 12 पास के बाद, तो उन्होंने वो जो पहले एजेंट्स मैनुअल था, वो ग्रीन कलर का, वो मेरे घर पे छोड़ के गए थे। और वो मैंने संभाल के रखे भी थे। क्योंकि मेरे को बैकअप द माइंड में था, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर कुछ भी बिजनेस करना है, उसका अच्छा कैपिटल नहीं आएगा, नहीं दे पाएंगे घर से, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जहाँ कैपिटल का जरूरत नहीं है। तो इसमें ऐसा फिर जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने खुद उनसे कांटेक्ट किया कि अभी मेरे फैमिली से कोई पाबंदी नहीं है, मेरे को करना है काम। क्योंकि मेरे को एक चीज पता था, उसमें से 15 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं था। तो इसलिए मेरे को लगा बिजनेस करूँ। अब बैकअप द माइंड में मतलब कॉलेज लाइफ से ही था बिजनेस ही करूंगा, स्कूल लाइफ से ही था बिजनेस ही करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। लेकिन बीच में यार मतलब उसमें जब मैंने 12 पढ़ रहा था, उसमें एक इरादा आए थे कि मैं इंडियन फोर्स में ज्वाइन करूँ। उसके लिए मैंने एग्जाम भी दिए, उसमें उसके लिए जो दौड़ना पड़ता है वो भी किए। तो वो उसमें पास किया, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम था, रिटन एग्जाम था, उसमें कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं कर पाया, मतलब पास नहीं हो पाया, इसलिए फोर्स में नहीं जा पाए। तो एलआईसी फोर्स में ज्वाइन कर लिया। ओके, बढ़िया। और वो भी इसमें और एक चीज है, ये जो मैंने बोला जुलाई 1999 से मेरा एजेंसी है, एक्चुअली अप्रैल में मेरा एजेंसी हुआ। तो उस टाइम तो डायरेक्टली एजेंसी कोड गिर जाते थे। तो अप्रैल महीना में ही एजेंसी ले लिया। तो 3 महीना से बिजनेस कुछ भी नहीं कर पाए मैं, कुछ भी उठा नहीं पाया। तो मेरा जो फर्स्ट बिजनेस था, फर्स्ट बिजनेस, तो वो मेरा डीओ ने ही डाला था मेरे एजेंसी में। अभी वो मेरा एजेंसी का जो फर्स्ट क्लाइंट है, उसको मैंने कभी देखा भी नहीं, कभी जाना भी नहीं, अभी भी नहीं जाना। एक महावरन कस्टमर था, वो डीओ के टेबल में आए थे कहीं सर्विसिंग के लिए। तो उनका एक छोटा पॉलिसी करना था, तो डीओ ने मेरा कोड में डाल के मेरा कोड चालू किया। इसका मतलब मेरा अपना कोड चालू हुआ, उसमें भी मेरा योगदान नहीं था, वो डीओ का ही योगदान था। गुड गुड, बढ़िया। और आगे का जर्नी भी बताइए, आप कैसे आए, आईओई में कैसे फिर आए, और एक्चुअली उसके बाद हाँ, आपका अरे काम कैसा चला। ये बहुत बढ़िया है। ये टर्निंग पॉइंट जो हुआ, जो 1990 एजेंसी है, ठीक है। तो इसमें एक टर्निंग पॉइंट हो गया। आ, मेरा एक दोस्त था सुरजीत दास बोल के, वो यस। CT9 का एजेंट है। वो भी आईओ में सीसी पार्टिसिपेंट थे, लेकिन वो अभी आना बंद कर दिया, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया। तो उन्होंने एक बार मेरे को खबर दिया कि एक फ्री गेस्ट सेशन हो रहा है, तो महाज्योति सदन के बगल में एनेक्सर बिल्डिंग में।
तो चलो, तब आईओई क्या करते थे, आईओई छोटा छोटा वो स्लीप बांटते थे, ब्रांच ब्रांच में जाके पर्ची बांटते थे छोटा छोटा। तो फिर वो मैंने आ, फिर उन्होंने बोला, मैं क्या तो जाऊंगा, बोले चल ना जाते हैं साथ में, क्या होता है देखते हैं। वो हो गया लाइफ का टर्निंग पॉइंट। वो जो गेस्ट स्टेशन में गए थे, उसमें 2 घंटा की या 2.5 घंटा का था, तो वो टर्निंग पॉइंट उस टाइम साथ में थे। मतलब वो गेस्ट सेशन के बाद जैसे नॉर्मली होता है बेसिक कोर्स एनरोल करना, तब बेसिक कोर्स किया था मैंने अभिजीत देसाई के पास। तो फिर अभिजीत जी को मिलने का मौका मिला, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा मिलने का मौका मिला। ग्रेट। तो अभिजीत भाई के साथ वो बेसिक कोर्स किया। उसके बाद वो एडवांस कोर्स भी तुरंत मैंने, एक्चुअली मेरे को ना सीखने का बहुत अच्छा लगता है, मतलब कहीं पर भी कुछ सीखने का मौका मिलते हैं तो मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सीखने के सही लिए। बात। काम शायद कम हो ज्यादा हो अलग चीज है, लेकिन मेरे को सीखने के लिए अच्छा लगता है। तो सही जैसे ही वो एडवांस कोर्स का बीच बात बोला, तो फिर एडवांस कोर्स में ज्वाइन कर लिया। लेकिन उस वक्त कुछ दिक्कत हुई, तो एडवांस कोर्स बीच में 2 दिन होने के बाद फिर वो अभिजीत देसाई आना नहीं आया। फिर उसके बाद दूसरा लीडर आए, उसके बाद मुकेश भाई, हाँ उसके बाद 2-3 महीने के बाद मुकेश भाई आके वो एडवांस कोर्स फिर कंप्लीट किया। गुड। तो फिर ऐसे करते करते जैसे ही फिर कलकत्ता में कमिटमेंट कोर्स का मौका आया। तो ये कमिटमेंट कोर्स जुड़ने के लिए मेरा उस टाइम पैसा था ही नहीं, मतलब जुड़ने का कोई चांस ही नहीं था, मतलब दूर दूर से नहीं दिख रहा था कि मैं कमिटमेंट कोर्स जुड़ पाऊँ। बहुत सपोर्ट किया था मेरे को इसने, क्या बोलते हैं, अरे उनका नाम क्या था, आई को जो स्टाफ था ना अभी, चिंतन भाई सॉरी, धन चिंतन भाई। भैया। चिंतन भाई। तो चिंतन भाई पीछे पड़ गए थे, अरे लास्ट टाइम ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, 1.5 लाख में और मौका नहीं मिलेगा, ज्वाइन कर ले। वो बहुत पीछे पड़ा था, मतलब बहुत बड़ा योगदान है मेरे लाइफ में चिंतन भाई था। एक बार चिंतन भाई के लिए जोरदार तालियां प्लीज। ग्रेट अगर वो ग्रेट। चिंतन भाई उस टाइम वो सपोर्ट नहीं करते, शायद आयु के साथ ये जुड़ के रहने के लिए जो मौका वो मिस कर जाते मैं। सही बात सही बात। फिर उस टाइम मेरे बेटे के लिए एक्चुअली कुछ इन्वेस्टमेंट चल रहा था, क्योंकि वो उसका पढ़ाई के लिए। तो फिर वाइफ के साथ डिस्कस किया क्या किया जाए, अभी ये मौका छूट जाए तो मुश्किल है, 1.5 लाख प्लस। तब जीएसटी नहीं था, तब सर्विस टैक्स था। हम्म तो देखे क्या करे। तो वाइफ ने बोला ठीक है, अगर अच्छा काम हुआ तो वो आ जाएगा। तो बेटे के लिए जो सेविंग्स कर रहे थे, हम्म। बिलीव में उस टाइम वो पैसा, बेटा का पैसा लेके इसमें डालू ना डालू, डालू ना डालू, ये मतलब दोनों ने, हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर डिस्कस किया, क्योंकि 2006 में 1.5 लाख मतलब बहुत बड़ा रकम है। 2006 में, आज 1.5 लाख ठीक है, सुनने में लगता है नॉर्मल है, लेकिन सही 2006 मतलब आज से 19 साल पहले वो बहुत बड़ा रकम है। सही। तो फिर वो बेटे के लिए जो सेविंग्स कर रहा था वो पूरा तोड़ा, उससे भी थोड़ा कम गिरा, कम पड़ गया। फिर देके आईओई में पूरा पेमेंट देके ज्वाइन कर लिया कमिटमेंट कोर्स। फिर गुड। देखा जाए तो एक्चुअली एजेंसी का जो टर्निंग पॉइंट हुआ, वो मेरे के लिए ब्लेसिंग्स होके आया था। शुरुजीत दास मेरा जो कॉलीग्स था, उन्होंने हाथ पकड़ के लेके गया था गेस्ट स्टेशन में, वो एक ब्लेसिंग्स था मेरे लिए। कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होना था, इसलिए भगवान अच्छे लोगों के साथ मुलाकात करते जाए। फिर उसके बाद आ गया चिंतन ठाकुर, चिंतन भाई ने वो मेरे को धक्का दिया, तब जाके ये शायद कोई ना कोई अच्छा बोलते हैं ना, एक अच्छा संजोग होना चाहिए, संजोग होते गए तो आगे निकल बढ़ते गए। सब ऊपर वाले का लिखा होता है मानस भाई। एकदम एकदम सही सही बात। बात। तकदीर में आपके सही बात। लिखा था और आपने मेहनत की और आगे बढ़े आप। सही। सही बात। बोलिए बोलिए। यस। बस ओके एक्चुअली ये। हिम्मत जो होता है ना, आयु का सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है, मतलब अगर मैं एक लाइन में आयु को बताऊं, आयु क्या है एक लाइन में अगर बताना चाहे, तो आयु हिम्मत देते हैं। मतलब एक एजेंट इतना पैसा खर्चा करके, अपना पैसा खर्चा करके ट्रेनिंग ले सकते हैं, पर ये हिम्मत देना, मतलब आज बहुत सारा जगह से ट्रेनिंग लेता हूँ, बहुत सारा जगह पैसा देता हूँ, लेकिन वो ट्रेनिंग के लिए कितना बड़ा भी रुपया हो, वो देने के लिए जो हिम्मत, वो आईओई ने जुटाया। अगर वो 1.5 लाख का हिम्मत आईओई नहीं देता, आज भी बहुत सारा ट्रेनिंग, बहुत लीडर का ट्रेनिंग शायद मैं मिस कर जाता। तो अगर एक लाइन में आयु के बारे में बोलूं, मेरा जीवन में उन्होंने हिम्मत डाला कि पैसा खर्चा तुम कर सकते हो, ये हिम्मत दिलाया। ये हिम्मत दिलाया करके आज बहुत जगह से ट्रेनिंग मिल रहा है, मौका मिल रहा है। सही बात। ये होना ही चाहिए ना, सही बात है। See, एक ही चीज है। कोई भी काम हर इंसान कर सकता है विथ कॉन्फिडेंस, हिम्मत।
और हिम्मत आ गई, तब दुनिया का कोई भी काम कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत बड़ी बात है। चलो, अच्छा मानस भाई, आप इतने वर्षों से, 15 साल 16 साल से एमडीआरटी कर रहे हो, उसमें बड़े बड़े एचएनआई क्लाइंट भी है कि जो एक पॉलिसी से एक एमडीआरटी हो सकता है, और साथ में ऐसे कई नॉर्मल क्लाइंट भी होंगे जिसमें 60% डॉक्टर्स भी है। तो आप ये नए नए प्रोस्पेक्ट्स हर साल कहाँ से लाते हो, कैसे जनरेट करते हो? क्योंकि यहाँ पर तो देखा गया है कि कभी कभी एक एमडीआरटी कोई एजेंट भाई करता है, तो उसे यूं लगते हैं कि भाई सारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट निचोड़ लिया है, अब तो मिलने के लिए कोई बचा ही नहीं इस दुनिया में। ऐसी फीलिंग आती है लोग, बोला सर अभी तो सबको मिल लिया, कोई बचा ही नहीं, अब किसको मिले? जब यहाँ पर तो आप लगातार 15 साल 16 साल से नॉन स्टॉप एमडीआरटी कर रहे हो, तो ये नए नए प्रोस्पेक्ट आते कहाँ से हैं, किस तरह से आप क्या करते राइट। यस। हो? यस। एक्चुअली इसमें पहले तो है आईयूई ने जो मेरे को मतलब जो कॉन्फिडेंस डाले हैं अंदर, ट्रेनिंग से उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद मैं थोड़ा, मैं क्या बोलता हूँ उसको, मतलब बंगाली में बोलते हैं कूड़े हो गए कूड़े, हम हिंदी में क्या बोलते हैं उसका, जो लेजी कम लेजी हो गया, हाँ मैं लेजी बन गया एक्चुअली। लेजी तो बन गया, ये ओके। लेजी बन गया इसका इसलिए, तो क्या हुआ मेरे को अभी, मतलब काम कम करना है लेकिन कमाना भी है तो ऐसा बन गया। तो पहले जो बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग था उसमें, लेकिन धीरे धीरे मैंने चेंज किया, मेरे को एचएनआई में ही प्रोस्पेक्टिंग करना है, ताकि मेरे को इतना सारा ट्रेनिंग मिलने के बाद जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मेरे को लग रहा है वैसे एचएनआई में ही काम करूंगा। अभी मेरा एक मास्टरमाइंड ग्रुप भी है, तो मेरा एक मास्टरमाइंड ग्रुप है, तो अचीवर्स नाम है ये, अचीवर्स ग्रुप। तो हम 19 सीसी पार्टिसिपेंट है, सिर्फ वो सीसी पार्टिसिपेंट के साथ ही है, 19 सीसी पार्टिसिपेंट है उसमें। तो अभी हर महीना जो हम लोग एमएम टीम बैठते हैं, वहां से भी डिस्कस होते हैं ज्यादा पॉलिसी होने का, या छोटा पॉलिसी भी होना चाहिए। तो वो लोग भी मेरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मैं कन्विंस भी होता हूँ, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर बाद में आके दिमाग फिर घूम फिर के एक ही जगह जाते हैं, नहीं वो लेथार्जीनेस, ये कम कम करेंगे। तो इसलिए मैं वो ज्यादा ट्रेनिंग लेता हूँ, ज्यादा सीखता हूँ, ताकि मेरे को वो कॉन्फिडेंस रहे। अभी इसमें नॉर्मली एक चीज जो सीख गया, वो तो बेसिक कोर्स में ही सिखाए गए थे, जो रिलेशन मेंटेन, वो रिलेशन मेंटेन जो है, वो मेरे को बाय गॉड ग्रेस ये बहुत अच्छा आता है, मतलब ये ऊपर वाला का आशीर्वाद है। जो रिलेशन मेंटेन करना, अगर एक भी क्लाइंट मेरा बन गया, उनके साथ जो रिलेशन मेंटेन करूंगा, तो वो दूसरा पॉलिसी दे ना दे, रेफरेंस दे ना दे, हाँ, लेकिन वो मेरे को माना नहीं कर पाएगा उसके घर में जाने के लिए, ये मैं मेंटेन करता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, जो पहले एक डॉक्टर के पास एंट्री होना चालू हुआ, तो मेरे को एचएनआई में ही काम करना है, ये मेरा मकसद था, इरादा था। तो अभी मैंने वो एक एचएनआई मिल गया, मतलब अभी उनके साथ मेरे को इतना अच्छा वेवियर, इतना अच्छा रैपो बिल्डअप करना पड़ेगा, ताकि मेरे को ये एचएनआई में ही धीरे धीरे मैं आगे बढ़ पाऊँ। वो बैकअप द माइंड में था। तो उसको लेके ही मैंने पहला एचएनए जैसे ही मिल गया, उसके साथ मैंने अच्छा बिहेवियर, उनके फैमिली से मिलजुल जाना, ये सब कर रहे। उसके करते करते उनसे ही जब रेफरेंस लेते, अभी क्या होता है, एक डॉक्टर से जब रेफरेंस मांगते हैं, तो वो दूसरा डॉक्टर का नाम ही देते हैं यूजुअली तो ऐसे ही होता है, अगर एक कोई भी आईटी सेक्टर में काम करने वाले अगर मेरा क्लाइंट होगा, उनसे अगर रेफरेंस मांगता है, तो उनका जो दोस्त का रेफरेंस देगा, नॉर्मली वही होते हैं। तो ऐसे ही करते करते मैंने एचआई में ही एंट्री कर लिया। तो फिर भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने का मौका है, लेकिन कर नहीं पाता हूँ, लेजीनेस एक्चुअली लेजीनेस जैसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। ये मैं कई बार बेसिक कोर्स में भी ये बात बताता हूँ, एब्सेंस ऑफ प्लानिंग, एब्सेंस ऑफ स्केड्यूल इक्वल टू लेजीनेस। अपनी प्लानिंग नहीं होती है। अभी आज समझो आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखी है, तो अल्टीमेटली हमारा माइंड क्या करेगा? टीवी देखेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, इधर उधर की गपशप करेगा, या फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाओगे। तो इट्स नॉट अ लेजीनेस, प्लानिंग नहीं है तो फिर और कोई तो काम करोगे ही करोगे ना, और प्लानिंग है तो वो काम करोगे।
जैसे भी आपकी हमारी अपॉइंटमेंट थी मॉर्निंग 7 o'clock, तो आप आ गए। अगर आप लेजी होते तो आप कहते पारस भाई आज का प्रोग्राम 7 o'clock मत रखो, 10 o'clock रखो, आई एम लेजी पर्सन। लेकिन आप लेजी नहीं हो, आप बिफोर 7 o'clock यहाँ पर आ गए। तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट लेजी। और कोई भी दुनिया में लेजी नहीं होता है, बस एब्सेंस ऑफ प्लानिंग, एब्सेंस ऑफ स्केड्यूल, उसे कहते हैं लेजीनेस। एक्चुअली सो इसमें मेरा मेरा दोस्तों के पास कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना चला जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा ये क्लैरिफाई करूंगा। आपने अच्छा बोला, ये परेश भाई अच्छा बोला, तो अब मेरे को ये दिमाग में आया फिर। एक्चुअली मैं लेजी हूँ, मैं लेजी हूँ, ये बोलने का मतलब ये है। एक्चुअली क्या होता है, मैं पढ़ाई, मैं पहले भी बोला, मैं पढ़ाई ज्यादा करता हूँ, मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। तो दिन भर में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया। हाँ मतलब बाहर घूमने गया तो अलग चीज है फैमिली के साथ, लेकिन ऐसा कहीं भी दिन नहीं गया मैं बिजनेस के साथ जुड़ा नहीं हूँ। मैं घर में बहुत सारा एक्सेल प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारा ट्रेनिंग मटेरियल्स जो है वो देखता हूँ। कस्टमर के पास जाने के पहले बहुत सारा प्रिपरेशन लेता हूँ। ऐसा नहीं है आज मेरा एक अपॉइंटमेंट है, मैं आज सुबह निकल गया, ऐसा नहीं है। मतलब आज मेरा एक अपॉइंटमेंट है HNA के साथ, पिछले 2 दिन 3 दिन तक उसके लिए मैं प्रिपरेशन लेता हूँ, लैपटॉप में बैठ के। उसके लिए क्या क्या, कौन सा टॉपिक्स दिखाऊं, क्या दिखाऊं, उसके लिए प्रिपरेशन लेता हूँ। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन, मतलब ताकि गलत इंफॉर्मेशन ना जाए मेरा दोस्तों के पास। वो जो अपॉइंटमेंट मैं कम करता हूँ, लेकिन वो एक अपॉइंटमेंट करने के लिए जो प्रिपरेशन लेने का जरूरत पड़ते हैं, क्योंकि वो मौका जो एक बार शायद मिलेगा मेरे को आमने सामने बैठने का, बार बार शायद वो मौका नहीं देगा। इसके लिए जो हाई क्लास प्रिपरेशन लेना चाहिए, ताकि वो मौका एक बार छूट गया तो HNA के साथ दूसरा अपॉइंटमेंट शायद नहीं मिलेगा। इसके लिए मेरे को एक अपॉइंटमेंट करने के लिए 2 3 दिन तक मैं घर में बैठ के पढ़ाई करता हूँ, एक्सेल शीट बनाता हूँ, प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। इसलिए तो इसलिए मतलब लेजी मतलब ऐसा लेजी। सो मार्केट में कम मूवमेंट, लेकिन मार्केट के साथ रहता हूँ, ऐसा। दिस इज अ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। पहले बहुत सारे मीटिंग्स करते थे आप, और वो मीटिंग से रिजल्ट आता था। अब आपने स्मार्ट वर्क पे फोकस किया कि भाई मीटिंग कम करें लेकिन क्वालिटी मीटिंग करें, क्वालिटी लोगों को मिले, और उससे अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छे रेफरेंसेस भी आते हैं। यस। और रिलेशनशिप में आपका टाइम जाता होगा, उनके बर्थडे विश, उनके साथ, कल ही भी मैंने क्लाइंट के साथ डिनर करिए, तो ये सब रिलेशन मेंटेन के जो पार्ट्स है वो आप करते ही हो। सो बढ़िया। अच्छा, फिर उन्हीं में से रेफरेंस भी लेते होंगे आप? यस यस यस। यस। अच्छा। अब ये रिलेशन मेंटेन में क्या होते हैं, कि हम्म। रिलेशन मेंटेन में यूजुअली देखिए ये हमारे बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स में बार बार सिखाया गया है कि कस्टमर का बर्थडे लो, एनिवर्सरी लो, विश करो। अगर अच्छा कस्टमर है उसको सामने जाके विश करो, आपको एक सेगमेंट बना लो। हाँ तो अब अभी क्या करते हैं, ये हम सीखते हैं, जो लीडर लोग सिखाते हैं, हम लोग अलग अलग उसका मीनिंग पकड़ लेते हैं हमारे जैसे। कोई ऐसा पकड़ लेते हैं, कोई अपनी स्टाफ से विश कराते हैं, कोई सॉफ्टवेयर के द्वारा मैसेज भेज के विश करते हैं। तो लीडर बोलते हैं एक बात, लेकिन हम पार्टिसिपेंट लोग अलग अलग उसका मीनिंग बना लेते हैं, अलग अलग पकड़ लेते हैं। मैंने कभी भी सिर्फ SMS में विश नहीं किया, कभी भी नहीं। तो अगर उसको फोन पे नहीं मिला, फिर भी मैं दोबारा कॉल करता हूँ उनको। एक नंबर टू, ये जो विश के लिए जो इंस्टीट्यूट से सिखाए गए थे, उनको बर्थडे विश करो, एनिवर्सरी विश करो, मैंने उनका फैमिली को भी विश करता हूँ, उनका वाइफ, उनका डॉटर, सन, कोई भी होते हैं उनको भी मैं विश करता हूँ। सिर्फ कस्टमर को, मतलब क्लाइंट को नहीं विश करता। तो अभी वही मैं बोलता हूँ, एक ही क्लास में हम लोग बैठे रहते हैं, लेकिन जो अलग अलग मीनिंग पकड़ लेते हैं। आप लोगों ने सिखाया क्लाइंट को विश करो, क्लाइंट को विश करो, लेकिन क्लाइंट मतलब मेरा अकेला क्लाइंट नहीं है। उनका वाइफ के साथ अगर मैं बात करना चालू कर दूंगा, इसका मतलब उनके घर में घुसने का मौका मिल रहा है मेरे को। अभी क्लाइंट के वाइफ के साथ पहले पहले क्या करते हैं, पहले क्लाइंट को ही फोन करते हैं, विश करते हैं, ऐसे करते हैं। जब मैं बीच में क्या बोलता हूँ, अच्छा भाभी साथ में है क्या, एक बार उनको भी विश कर देते हैं। तो क्या हुआ, उनके वाइफ के साथ बातें करने का मेरे को मौका मिल गया। अभी यूजुअली क्या होता है, घर के फीमेल लोगों के साथ बातें करने करने के लिए चांस नहीं मिलते यूजुअली।
हम क्लाइंट के साथ ही मिलते हैं, वो अवॉइड करते हैं। अगर मैंने उनके वाइफ के साथ एक बार करते 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 एक बार बर्थ एनिवर्सरी, एक बार बर्थडे के बहाने में अगर बातें करना चालू कर दिया, उसके बाद उनके वाइफ का नंबर भी मेरे पास रहते हैं, क्योंकि उनको जब नॉमिनी बनाते हैं हम बोलते हैं नॉमिनी का भी नंबर देना जरूरी है। तो डायरेक्टली वाइफ को भी कॉल करते हैं। अभी वाइफ को कॉल करते हैं तो इसका मतलब हो गया उसके घर के अंदर घुसने का मौका मिल गया। जैसे ही कस्टमर के वाइफ को कॉल करने का मेरे को अगर परमिशन मिल गया, उस रेपो बिल्डअप हो गया, तो उसमें और रहे क्या, मतलब घर तक पहुंच गए ना, उसके किचन तक पहुंच गए ना। ये रेपो बिल्डअप का ये सबसे बढ़िया मेरे को लगता है। ये मतलब क्लाइंट के साथ हम अगर 10 साल भी बातें करते रहेंगे, बर्थडे विश, एनिवर्सरी विश, फिर भी उतना नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक उसके स्पाउस के साथ हम बातें करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, उतना नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। सही बात। ये जरूरी है। सही मेरा बात। एक दोस्त है, मतलब हमारा एक सीसी पार्टिसिपेंट है, बहुत लोग उनको पहचानते भी है, एम सत्यनारायण। तो सत्यनारायण क्या करते हैं, देखिए उनसे भी कितने सीखने का मौका मिलते हैं। अभी सत्यनारायण क्या करते हैं, क्लाइंट के फादर और मदर का जो डेथ एनिवर्सरी है, वो डेथ एनिवर्सरी में भी वो कॉल करते हैं। इसका मतलब यही सीख जो इंस्टीट्यूट ने सिखाया है, यही सीख को मैंने एक लेवल तक सोचा, सत्यनारायण उसके भी आगे सोचा। अभी जैसे ही हम लोग एक साथ में जाते हैं कोई भी सेमिनार में, मीटिंग में, वो शेयर करते हैं, तब हम लोगों को लगा अरे अरे अरे, ये भी करना चाहिए। तो और भी एक स्टेप आगे निकल गया सत्यनारायण ने, उनका फादर मदर का जो डेट ऑफ डेथ का एनिवर्सरी है, वो भी विश करते हैं। अभी लोगों को लगेगा माय गॉड, जो बर्थडे है, एनिवर्सरी है, वो तो खुशी का दिन है, वो हम विश कर सकते हैं। तो डेथ एनिवर्सरी तो खुशी का दिन नहीं है, उसमें कैसे विश करेंगे? वो भी सीखने जैसे है, वो भी सत्यनारायण ने सिखाया कैसे विश करते हैं। तो जैसे ही हम मिलेंगे, जितना जितना मिलेंगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगा। सही बात। सत्यनारायण ये कहते हैं कभी कभी कस्टमर ने, उसका क्लाइंट ने उनका पापा का डेट ऑफ डेथ शायद भूल गया, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं। पहले 1-2 साल याद में रहते हैं, उसके बाद थोड़ा स्किप कर जाते हैं। लेकिन हमने जब विश करते हैं तो वो मतलब इतना इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, आपने याद रखा मेरा मम्मी का डेट ऑफ डेथ, आपने याद रखा मेरा पापा का डेट ऑफ डेथ। तो रिलेशन बनाने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेंस, इसके लिए कुछ खर्चा नहीं होते हैं, विदाउट एनी एक्सपेंस। सही बात। ये सत्यनारायण जी का मुझे भी कॉल आता है। मेरी मम्मी का जो डेथ एनिवर्सरी है, हमेशा पिछले 20 साल से सत्यनारायण जी का कॉल आता ही आता है। सो आई रियली अरे अप्रिशिएट कि समथिंग डिफरेंट, समथिंग कि यही है ना, आयु में एक स्टेप ऊपर उठिए बस। आप तो ऑलरेडी पावरफुल हो ही, यहाँ बैठा हुआ हर इंसान पावरफुल है, लेकिन आप और ज्यादा पावरफुल बने तो और अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, और दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात की कि पार्टी के किचन तक पहुंच गए। तो मैं ये समझता हूं कि उसकी वाइफ का भी सपोर्ट मिलना शुरू होता है कि देखो हम पार्टी को समझा कर आए, पार्टी समझ भी गए, लेकिन उसको भी एक मेंटल सपोर्ट चाहिए, एक न्यूट्रल इंसान का। अभी हम तो उसके लिए अपना बिजनेस करने के लिए गए, तो उसकी नजर में कहीं ना कहीं तो हम अपने फायदे के लिए कुछ बोला, भले उसका फायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं एजेंट का फायदा है, ये पार्टी समझेगा। लेकिन अगर उसके परिवार के साथ रिलेशन होगा, तो उसका परिवार भी उसको बोलेगा कि अरे ये तो करने जैसा है, ये तो सही बोल रहे हैं भैया, एजेंट भाई सही बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, उसका परिवार, उसके माता पिता, उसकी वाइफ अगर कहती है कि ये सही बोला, तो थर्ड पार्टी जो उसके परिवार का मेंबर है, वो कहता है कि ये सही है। सो उस पर स्टैंप लग जाता है और उसका डिसीजन लेने का चांस 100% अपनी ओर आ जाता है। सो फैमिली सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। सो वेरी नाइस शेयरिंग, मानस भाई। अच्छा, मानस भाई, आपके 60% से भी ज्यादा डॉक्टर क्लाइंट है। अब डॉक्टर क्लाइंट एक तरह से देखो तो वेरी बिजी पर्सन, उनका कोई ऑफिस नहीं होता, उनका क्लिनिक होता है, और क्लिनिक में तो पेशेंटों की लाइन होती है। ऑफिस में तो चलो 2-4 लोगों की अपॉइंटमेंट होती है, तो बीच में हमें अपॉइंटमेंट मिलने के चांस होते हैं, लेकिन वहां तो नॉन स्टॉप पेशेंट लाइन में ही बैठे, एक के बाद एक एक दिन में 30-30, 40-40, 50-50 पेशेंट होते हैं। तो ऐसे में आप शुरुआत उनसे कैसे की, उनसे फिर आगे से आगे रेफरेंस, क्योंकि 60% से ज्यादा डॉक्टर क्लाइंट आपने बनाए, तो वो किस तरह से बनाए?
परस भाई एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले और एक चीज मेरे रिलेशनशिप बिल्डिंग में और एक चीज मेरे को याद आ गया दिमाग में, तो वो भी बताइए दोस्तों के बताइए साथ शेयर कर लूं। बताइए। तो ये रिलेशन बिल्डिंग में और एक चीज हम करते हैं। तो देखिए ये भी इंस्टीट्यूट से ही बोला गया था। कहीं ना कहीं एक बार बोले थे इंस्टीट्यूट से, मतलब दूसरे सिटी का, जब कोलकाता में कमिटमेंट कोर्स चल रहा था, तो दूसरे सिटी का किसी एजेंट का एग्जाम्पल देके, पता नहीं अभी वो दीपक भाई बोले थे या परस भाई बोले थे या मुकेश भाई बोले थे, कौन बोले थे याद नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज बोले थे, कोई एजेंट ऐसा किया था, मतलब क्लाइंट के बर्थडे में उनके हाइट जितना था उतना हाइट का फ्लावर बुके लेके गए थे। ये आप लोगों ने शेयर किए थे कमिटमेंट ये क्लास में, हमारे मुंबई बहुत के साल पहले। एसबी हाँ। भगत, शिवाजी राव भगत साहब है। अच्छा। और उनके करेक्ट। मैक्सिमम क्लाइंट भी फुल वाले ही है। तो अच्छा। पार्टी के हाइट जितना बुके एसडी भगत जी भेजते भी हैं, और आज भी भेजते करेक्ट। हैं। गुड। करेक्ट, ऐसा बहुत साल पहले शेयर किए थे कमिटमेंट क्लास में। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गए थे। लेकिन मैंने सोचा अभी 5, 5.5 फीट हाइट है, मतलब वो करना एक बार करके देखते हैं कैसा लगता है। तो उस टाइम मेरा जो बड़े क्लाइंट थे, डॉक्टर क्लाइंट थे, वो सर्जन, तो उनका शायद 50 इयर्स ऐसा कुछ हुआ था, मतलब अच्छा कुछ था। तो मेरे को लगा हर साल एक बार अगर देना चालू करेंगे तो वो तो ऐसा ही उनका एक्सपेक्टेशन बन जाएगा। तो ऐसा 50 इयर्स ऐसा कुछ होगा, या मेरे को अभी याद नहीं है, या उनका 25th एनिवर्सरी होगा, ऐसा कुछ होगा। तो मेरे को लगा वो भगत सर का जो शेयरिंग सुने थे आप लोगों से, तो एक बार वो करके देखते हैं कैसा लगता है। तो मैंने वो एक बार बनने का कोशिश किया, फिर वो गाड़ी में बैठा के जब लेके गया तो मेरे तो भी मतलब रियली वो जो प्रैक्टिकल करने के लिए जो एक्सपीरियंस है उसका जो वो एक डर बोलिए, मतलब डर मतलब दूसरा डर है, ऐसा डर नहीं, एक डर बोलिए, एक साहस बोलिए, मतलब सब कुछ जरूरत पड़ता है कुछ भी पहला बार करने के लिए। तो वो लेके जाऊंगा, मतलब क्लाइंट कैसे देखेगा, क्लाइंट हंसेगा या क्या करेगा, वो जो एक्सपीरियंस है, तो रियली वो एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग है। तो वो लेके गए थे। तो जैसे ही मतलब दोनों में मिलके वो बुके को जब गाड़ी से उतरा, तो क्लाइंट क्या बोलेगा, मतलब क्लाइंट का उस टाइम जो फेशियल एक्सप्रेशन था रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एंड वो कितने लोगों को वो फोटो भेजा है उनके घर में रख के, ये इतना बड़ा बुके आए हैं मेरे लिए, मेरे एडवाइजर ने भेजा, लाया। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल्स बन गया। तो ये उन्होंने, क्योंकि उनके लाइफ में इतना बड़ा बुके पहली बार किसी ने दिया, उन्होंने ये बोल रहा था। तो अगर पहली बार किसी ने इतना बड़ा बुके दिया तो वो तो शेयर करेगा ही करेगा, और 5 लोगों के साथ, रिलेटिव के साथ, दोस्तों के साथ। तो वो कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग बन गया। आज भी आज भी मेरा जो H&A क्लाइंट कहते हैं उनके पास मैं बुके लेके पहुंच जाता हूँ। मैं फोन पे विश नहीं करता, डायरेक्टली बुके लेके इवनिंग में पहुंच जाता हूँ। वो क्लाइंट घर में रहे ना रहे, क्योंकि मेरे उनके घर के साथ रिलेशन बन गए, उनके वाइफ के साथ रिलेशन बन गया, उनके पापा मम्मी के साथ रिलेशन बन गया। तो अभी मैं उनके घर में जाता हूँ तो डोर ओपन है मेरे लिए, तो ये इजी हो जाते हैं। तो उनके बच्चों के अगर बर्थडे होते हैं तो चॉकलेट लेके पहुंच जाता हूँ। हाँ, और एक चीज चॉकलेट बोलने से मेरे को याद आया, कभी भी मैं क्लाइंट के घर जाता हूँ नया बिजनेस के लिए, वो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए जा रहा हूँ, कभी भी जाता हूँ, तो मेरे बैग में वो चॉकलेट रहती ही है। मैं चॉकलेट लेके ही जाता हूँ, ताकि बच्चों को हाथों में पहली वो चॉकलेट देते हैं। तो ये भी इंस्टीट्यूट ने सिखाया था कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में, किसी ना किसी ट्रेनिंग में। नॉर्मली कस्टमर क्या सोचते हैं, हम लेने के लिए जाते हैं, हाथ या फैल आगे जाके जाते हैं लेने के लिए। लेकिन अगर हम पहले ही एक चॉकलेट या एक लेस का पैकेट अच्छा से देंगे, इसका मतलब पहले ही हम देने से शुरू किया। तो क्लाइंट के पास जो मैसेज जाएगा, ये देने वाला मैसेज वहां से ही शुरू हो जाता है, हम देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं। तो ये छोटा छोटा जो चीज है ना, हर कोर्स में कहीं ना कहीं बोलते जाते हैं। कौन सा एक छोटा सा आइडिया कहाँ काम पे लग जाते हैं, ये पता नहीं किसी को। इसलिए सही। अभी भी 2006 साल से लेके अभी भी हर साल मैं बेसिक कोर्स रिपीट करता हूँ, हर साल। ये मैंने बना लिया, हर अप्रैल या मई बस, जैसे ही नया फिनेंशियल ईयर शुरू होते हैं या तो अप्रैल महीने में बैठेगा या तो मई महीने में बैठेगा। तो हर साल अभी भी बेसिक कोर्स रिपीट करते हैं, क्योंकि वो बेसिक कोर्स में जो जान है वो अलग चीज है। उसमें बहुत कुछ सीखे, उनसे बहुत कुछ सीखे उसमें से। तो वो अभी भी
वो चॉकलेट लेके जाना। पहले क्या करते थे, आज से 15 साल पहले, वो जो एक्लेयर्स टॉफी आते थे, एक्लेयर्स, 1 रुपया 2 रुपया पर पीस एक्लेयर्स का टॉफी आते थे। तो हम्म। एक्लेयर्स आज से 15 साल पहले वो एक्लेयर्स का टॉफी लेके जाते थे। तो क्या होता था उस टाइम, मैं भी परफॉर्मर एजेंट नहीं था, छोटा एजेंट था, लेकिन मैंने आईओई से सुना था ये करना चाहिए। तो उस टाइम मेरे को 50 रुपया का डेयरी मिल्क लेने शायद नहीं परवा रहेगा, इसलिए वो एक्लेयर्स जो मिलता था आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, एक्लेयर्स लेके जाते थे। 4 एक्लेयर्स साथ में दे, मानस भाई, आपका नेटवर्क ब्रेक हो गया। चॉकलेट लेके जाता था, टॉफी लेके जाते थे। या, तो फिर वहां से चालू किया। आज भगवान के दया से, मेरा कस्टमर के आशीर्वाद से मेरे को वो अभी कैपेसिटी आया। तो अभी जाके मैं 100 रुपया का डेयरी मिल्क लेके जाता हूँ, वो अलग अलग सब से किसके पास जा रहा हूँ उसके हिसाब से जाता हूँ। तो गुड। ये रिलेशन मेंटेन करने में, एक्चुअली जो रिलेशन का बात हुआ, ये रिलेशन मेंटेन करने में ये सब छोटा छोटा चीज बहुत काम में आते हैं, बहुत काम में आते हैं। गुड। अभी आपका जो क्वेश्चन था तो डॉक्टर में मैंने कैसे एंट्री लिया, तो इसके पहले भी एक सेशन हुआ था, जो 45 डेज चैलेंज था, उसमें भी मैंने ये शेयर किया था। तो मेरा जब फोकस था, मेरे को एच एन आई में जाना है, तो जैसे ही वो फोकस था, वो उसके हिसाब से ना काम चालू हो जाता है दिमाग में। बैक ऑफ द माइंड में वही ढूंढते रहता है, वही काम चालू हो जाते हैं। तो एक बार मेरा मोहल्ले में ही रहते हैं, बुआ बोलते हैं, बुआ। तो वो मेरा ब्लड रिलेशन में नहीं है, लेकिन जो मोहल्ले का हम लोग चाचा बुआ जो बोलते हैं, ऐसा है। तो एरिया का है, एक ही गांव का है। तो वो जो बुआ था, वो अभी है नहीं, गुजर चुके हैं। तो वो बुआ था नर्सिंग स्टाफ एक म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में। तो नर्सिंग स्टाफ, तो बुआ तो मैंने जब ट्रेनिंग लिया, चालू किया, तो थोड़ा कुछ मेरे को सीख मिला, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया। तो मैं बुआ को बोला, बुआ एक बार आपके हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर के साथ मुलाकात करा दो ना। तो बोला, तू जाएगा? बांग्ला में बोलते, तू जाबी? हम है जाबो। तो मुलाकात करा दो। बोला ठीक है, एक दिन जाएंगे, चल आ जा। तो एक दिन बुआ ने उनके हॉस्पिटल में बुलाया। उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ मुलाकात कराया मेरे को, डॉक्टर सुरजीत दास बोल के। वो मेरे से 3 साल उम्र में ज्यादा थे, तो इसका मतलब कम कंटेम्पोररी थे हम लोग। तो उनके साथ बातें किया, बातें करते करते उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम मेरा भी उम्र कम है, उनका भी उम्र कम है। तो उनको भी बातें बातों में अच्छा लगा, उन्होंने पॉलिसी लिया कई 4 महीना 6 महीने बाद। तो एक पॉलिसी लिया, फिर उनके साथ एक दोस्ती बन गया। अभी वो आईसीयू में काम करते थे, वो गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी जो हॉस्पिटल था उसका आईसीयू में काम करते थे वो डॉक्टर। तो अभी क्या हुआ, वो जो रिलेशन बिल्डअप करना था, क्योंकि एक एचएनआई मिल गया, मतलब अभी इनके द्वारा मेरे को और एचएनआई के पास पहुंचना है। तो सॉरी सॉरी, हर 15 दिन में मैं उनके पास जाता था, ऐसे ही बैठ के, दादा कैसे हो, मतलब रिलेशन बिल्डिंग के कोशिश में थे। उस टाइम उतना अच्छा आता भी नहीं था, उतना अच्छा से आता भी नहीं था, क्योंकि नया नया ट्रेनिंग कर रहा था, उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाया। तो फिर भी मेरे से जितना आता था उतना ही उनके साथ मिलते थे। तो एक दिन उन्होंने बोला, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा वो जगह का नाम है कोन्नगर, वो हुगली डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। वो प्रॉपर कैलकाटा है नहीं, वो कोलकाता प्रॉपर है नहीं, तो प्रॉपर कोलकाता मेरे घर से 14 किलोमीटर दूर है। तो मैं मफस्वल में रहता हूँ, जो सबरबन बोलते हैं, सबरबन में रहता हूँ। तो उन्होंने बोला, तू कोलकाता में जाके काम करेगा? क्योंकि वो हम लोग सबरबन में रहते हैं, सभी सबरबन में मिले हैं। मैं बोला हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, उस टाइम तो काम करने के लिए बहुत इच्छा है। तो बोला, मैं कोलकाता के एक कुठरी बोल के एक हॉस्पिटल है, जो यहाँ का लोग है वो पहचानते हैं। तो ये जो डॉक्टर सुरजीत दत्तो जो है, वो कोलकाता का कुठरी हॉस्पिटल में काम करते थे। फिर वो छोड़ के वो अपने घर के नजदीक ये हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने बोला, तो तेरे बिहेवियर में तेरे को लगा मेरे को कुछ हेल्प करना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, कुठड़ी में मैं जहाँ पर आईसीयू में काम करते पहले उनका कुछ डॉक्टर का नाम देते हैं। वहां से चालू हुआ ये रेफरेंस बिजनेस चालू हुआ। उन्होंने वो कुठड़ी का, वो आईसीयू का, उनके साथ जो काम करते थे उसका 5 6 7 डॉक्टर का नाम दे दिया मेरे को, फोन नंबर। तो फिर ऐसे ही उनका रेफरेंस लेके कॉल करना चालू किया, मतलब जो मैं गांव में रहते हूँ, सवारवन में रहता हूँ,
वहां से मेरा प्रॉपर सिटी में, मतलब कोलकाता में, प्रॉपर कोलकाता में एंट्री चालू हुआ इस रेफरेंस के द्वारा। अभी ये डॉक्टर सुरजीत दत्त जो था उनके साथ वही रिलेशन बिल्डअप किया, क्योंकि मेरे को पता था ये एक मिल गया मतलब अभी इनको खुश करना है, तो वही किया था, ये ऊपर वाला का आशीर्वाद था। उसमें से फिर रेफरेंस मिला तो प्रॉपर कोलकाता में फिर जाने का मौका मिला। अभी एक के बाद एक, तो कोलकाता में नॉर्मली दो हॉस्पिटल से मैंने काम चालू किया था। एक हुआ ये डॉक्टर सुरजीत दत्त को जो रेफरेंस दिया था कुठरी हॉस्पिटल का, एंड दूसरा और एक कुठरी के बगल में ही और एक हॉस्पिटल है, वुडलैंड हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आ, तो उसमें एक अंकल काम करते थे, वो नॉन मेडिकल पर्सन थे, कैथ लैब में काम करते थे। उनका जो भाई है वो मेरा घर के बगल में रहते, मतलब मेरे ही घर के बगल में रहते उनका भाई, तो वो अंकल जो है वो उनके भाई के पास आते थे हर 10-15 दिन में। अच्छा, वो जो अंकल वुडलैंड हॉस्पिटल में काम करते थे कैथ लैब में, उनका बेटे के साथ थोड़ा बहुत दोस्ती था मेरा, मतलब एक ही स्कूल में पढ़े थे, लेकिन वो अपना उतना अच्छा जान पहचान था नहीं। तो अभी मेरे को पता चला वो अंकल भी वुडलैंड में काम करते हैं, तो वही मैं जो बोला वो बैक ऑफ द माइंड में काम करना चालू कर देते हैं, क्योंकि मेरे को HNI ढूंढना है, HNI ढूंढना है। तो कहाँ से वो लिंक मिले, वो लिंक के लिए वो जो अंकल वुडलैंड में काम करते थे उनके बेटे के साथ फिर मैंने जो नॉर्मल दोस्ती थे, हाई हेलो था, वो मैंने बेटे के साथ थोड़ा अच्छा दोस्ती बनाने का कोशिश किया आगे, मतलब और क्लोज जाने का कोशिश किया, ताकि उनके द्वारा उनके पापा से मिलना है मेरे को। तो बैकअप द माइंड में वो काम चालू हो गया। तो फिर उनके साथ फिर दोस्ती किया, फिर एक बार उनके पापा के साथ मिला। फिर अंकल को बोला अंकल मैं कोठारी में जाता ही हूँ, तो उसके बगल में ही तो है वुडलैंड, तो आप थोड़ा मेरे को हेल्प कीजिए आपका। तो बोला चलो ऐसे एक दिन आ जाओ एक दिन। तो उन्होंने फिर बुलाया, फिर उन्होंने वुडलैंड हॉस्पिटल में एक दो डॉक्टर के साथ मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। फिर यही प्रॉपर सिटी कलकत्ता में मेरा काम चालू हुआ, ये दो ही हॉस्पिटल से, एक कुठरी हॉस्पिटल एक वुडलैंड हॉस्पिटल। उसके बाद तो रेफरेंस से रेफरेंस, रेफरेंस से रेफरेंस, सेम। गुड 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 गुड। तो यहाँ पर किसी ने पूछा है कि आप कोल्ड कॉलिंग भी करते हो क्या? जिनका रेफरेंस से ही अगर इतना अच्छा काम हो रहा है तो फिर कोल्ड कॉलिंग की जरूरत नहीं होती। फिर भी करते होंगे, लेकिन कोल्ड कॉलिंग मतलब शुरुआत के दिन के, एजेंसी के पहले 5 साल कोल्ड कॉल करो, क्योंकि तभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही नहीं है तो रेफरेंस आएगा कहाँ से? तो कोल्ड कॉलिंग ही करनी पड़ेगी। लेकिन एक टाइम के बाद जब रेफरेंस में ही टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर कोल्ड कॉलिंग की जरूरत नहीं होती है। फिर भी मानस जी, आपका व्यू आप बताएं कि आप कोल्ड एक्चुअली कॉलिंग हाँ, करते आपने हो? सही बताया, आपने परस भाई आपने सही बताया, वही एकदम सही बात। मतलब मैं मेरे दोस्तों के साथ मेरा मास्टरमाइंड मीटिंग जब होते हैं, मेरा जो मास्टरमाइंड ग्रुप है वहां से उनको भी ऐसे ही मैं शेयर करता हूँ, बोलता भी हूँ। अगर किसी का एजेंसी 5 साल हो चुका है, 5 साल हो चुका है, उसके बाद भी अगर कोल्ड कॉलिंग का जरूरत पड़ रहा है, इसका मतलब वो रिलेशनशिप बिल्डअप में कहीं ना कहीं उसका कम पड़ रहा है, सही कहीं बात, ना सही कहीं वो बात। लूपहोल्स है। अगर 5 साल में मेरा 50 भी कस्टमर हुआ, 50 ओनली 50 कस्टमर भी हुआ, वो 50 कस्टमर में से अगर 10 कस्टमर को भी मैंने अगर अच्छा सा रिलेशन बिल्डअप किया, वो 10 कस्टमर मेरे को 5-5 रेफरेंस देगा, फिर भी 50 रेफरेंस मिल जाते हैं। अगर 5 साल में मैंने हर साल अगर 10-10 पॉलिसी बेचा, मतलब शुरुआत में मान मान के चलता हूँ 10 पॉलिसी बेचा मैंने साल भर में, फिर भी 5 साल में 50 क्लाइंट बना। अभी 50 क्लाइंट बना, उनमें से अगर 10-15 क्लाइंट को भी मैंने अच्छा रिलेशन बिल्डअप किया उनके साथ, तो कोल्ड कॉलिंग का जरूरत क्या या क्यों पड़ता है वो मेरे को अभी भी याद पता सही नहीं। बात। मैं कभी भी कोल्ड कॉलिंग मतलब कर नहीं पाए, आता नहीं है मेरे को। मैं जब सत्यनारायण के साथ निकलता हूँ तो देखता हूँ सत्यनारायण इतना अच्छा कोल्ड कॉलिंग में माहिर है, तो मैं तो उनके तरफ देखते रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है क्यों कोल्ड कॉलिंग करते हैं वो भी पता नहीं, लेकिन वो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मेरे को वो आता नहीं, जरूरत भी नहीं है कोल्ड कॉलिंग का। मेरे को एक ही मेरे दोस्त से यही करना है, अगर अभी भी 5-10 साल एजेंसी हो गया फिर भी कोल्ड कॉलिंग का जरूरत पड़ रहा है, तो दोस्त प्लीज एक बार देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिलेशन बिल्डिंग में लूफर्स तो है ही है पक्का। इसमें कैसा होता है ना कि कईयों की एक लाइकिंग्स होती है, जैसे सत्यनारायण जी की एक लाइकिंग्स है, नए नए इलाके में घुसना, नई नई दुकान, नई फैक्ट्री, नए मॉल्स, HNI, तो उनकी लाइकिंग्स है।
तो उनको एंजॉय करते हैं। जैसे हमारे एक धनबाद के एक एजेंट है संतोष कुमार, वो कोल्ड कॉलिंग में एक्सपर्ट है, तो वो उनकी एक्सपर्टाइज है तो और अच्छी बात है, करेक्ट, ताकि उससे नए करेक्ट। नए कस्टमर मिलते हैं, नए नए वो लोग मिलते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपका डिसीजन है, स्मार्ट वर्क करना है। एक पॉलिसी में अगर एक एमडीआरटी हो रहा है तो फिर कोल्ड कॉलिंग की जरूरत नहीं है। अब इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उनके रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस, उनमें ही मिलने को टाइम नहीं मिलेगा। तो हर एक की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी एक लाइकिंग्स होती है दोस्तों। तो आप किसी पर्टिकुलर को फॉलो नहीं कर सकते। अब आप कहोगे नहीं, हम तो अभी आज के बाद नए लोगों को ढूंढेंगे नहीं, पुराने में से ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मानस भाई को 22 साल 25 साल हो गए, और अभी यही फंड पूरा अब एजेंसी के पहले साल वाला करने जाएगा तो वो इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो एजेंसी के पहले साल वाले को तो कोल्ड कॉलिंग करनी ही पड़ेगी, ऐसा है। और ऐसा भी नहीं कि एजेंसी के 25 साल हो गए अब कोल्ड कॉलिंग की जरूरत नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपको नए नए और क्लाइंट बढ़ाने हैं, क्योंकि अभी आप 25 साल हो गए रेफरेंस से काम कर रहे हो, लेकिन सिर्फ एमडीआरटी कर रहे हो, आपको ये भी समझते भाई चलो रेफरेंस से सिर्फ एमडीआरटी तक पहुंच रहा हूं, तो मुझे डबल एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, टीओटी करना है, तो नए परिवार लगने ही वाले हैं। अब मेरे क्लाइंट उतने ही रेफरेंस दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे पा रहे, तो फिर मुझे नए क्लाइंट ढूंढने ही पड़ेंगे, तो कोल्ड करेक्ट, कॉलिंग भी करेक्ट। करनी पड़ेगी। परफेक्ट, तो किसी परफेक्ट, एक परफेक्ट। चीज को आप फिक्स मॉडल नहीं समझ सकते दोस्तों। एकदम, एकदम हर सही बात। एजेंट की अपनी एक स्ट्रेंथ है। अभी आप ये 27 दिन मुकाबला में देखा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, और उससे वो काम कर रहे हैं। हाँ, आपको लग रहा है कुछ नया करना है, तो आप कुछ कर सकते हो कि चलो ये नया करेक्ट। सेगमेंट पकड़ा। यस। अच्छा मानस भाई, आपने 2 बार, एक 2023 में और एक 2025 में, ऐसे 2 पॉलिसी, भले पार्टी का कस्टमर का नाम मत दीजिए आप, लेकिन ऐसा क्या बोला या तो ऐसा क्या रिलेशनशिप रखा, नो डाउट क्या रखते हो वो तो आपने बता ही दिया, लेकिन फिर भी कि एक पॉलिसी में एमडीआरटी हुआ, तो ऐसी क्या बात, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट आपने पार्टी से डिस्कस किया कि जिसकी वजह से पार्टी को इतना बड़ा प्रीमियम देने को दिल किया, और आपका एक पॉलिसी से एक एमडीआरटी क्वालिफाई, तो वो उसके ऊपर जरा प्रकाश डालें। राइट, राइट। एक्चुअली ये 2-3 बार हुआ। तो मेरा पिछले 4-5 साल से डबल एमडीआरटी हो रहा है। तो पिछले 4-5 सालों से 6 साल हुआ डबल एमडीआरटी हो रहा है। ग्रेट तो ग्रेट, इसमें कांग्रेट्स। अभी क्या हुआ है, इसमें अभी जो क्लाइंट को बताना है, तो 2023 में जो हुआ था, एक ही कस्टमर थे, लेकिन उनका 3 स्प्लिट अप पॉलिसी मैंने दिया था। तो एक ही कस्टमर से 1.5 एमडीआरटी निकले थे, तो वो स्प्लिट अप पॉलिसी दिया, लेकिन 3 पॉलिसी। इस बार जो हुआ 2025 में, वो एक ही कस्टमर का एक ही पॉलिसी में हुआ। तो सिर्फ डिफरेंस एक ही है, कस्टमर उस टाइम भी एक ही था, लेकिन 3 स्प्लिट अप पॉलिसी दिए थे। अभी इस बार एक ही पॉलिसी, एक ही प्रपोजल। तो ये डिफरेंस है। तो उसमें क्या लाइफ तो होता है कभी भी एक बेसिकली। ही था ना, हाँ, क्लाइंट तो अभी 2023 भी एक ही था। तो हाँ, स्प्लिट किया लेकिन हो तो चलो कॉम्बिनेशन है, राइट, हर राइट, टाइप का उसको राइट। बेनिफिट मिले, कैश फ्लो भी मिले, लमसम भी मिले, तो कर सकते हैं करेक्ट, ऐसी। करेक्ट, करेक्ट। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, ये भी देखिए, पहले जब मैं डॉक्टर्स क्लाइंट के साथ काम करना चालू किए थे, शुरुआत में, तो तब जो डॉक्टर रहते थे वो एमबीबीएस डॉक्टर होते थे, मतलब जूनियर डॉक्टर। उसके बाद धीरे धीरे जैसा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने बहुत जगह से ट्रेनिंग लेना चालू किया। तो ये अलग अलग जगह से ट्रेनिंग लेते लेते मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो मैं भी बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चालू किया। तो मैं भी बड़ा डॉक्टर को मिलना चालू किया। अभी इसके बाद स्पेशलिस्ट के पास जाना चालू किया, वो रेफरेंस के द्वारा, जो पहले जूनियर डॉक्टर को मिलते थे। अभी ऐसा करते करते अभी तो स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट ही मिलते हैं, उनसे मुलाकात हो जाते हैं बाई गॉड ग्रेस। तो अभी ये भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, मतलब जो किडनी के डॉक्टर बोलते हैं ना, तो वो डॉक्टर थे। तो ये मेरा पुराना एक डॉक्टर क्लाइंट के रेफरेंस से ही मिला। तो उनके पास नॉर्मली क्या होते हैं, अभी जितना ऊपर का लोग है, जितना बड़ा एचएनआई है, उनके पास एजेंट का रीच उतना कम है। तो उनके पास प्रोफेशनल एजेंट था ही नहीं। अभी ये क्योंकि पहुंच नहीं पाते हैं ना लोग नॉर्मली। तो नॉर्मल एजेंट लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास में ही 10 एजेंट जाके उनको बोलते हैं लो 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 लो। लेकिन एचएनआई के पास, मतलब मुश्किल में एक एजेंट पहुंच पाते हैं, मतलब वहाँ कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे
हमारे सेमिनार में एक बार रमेश दमानी सर ने बोले थे, जे जो घूमने गए थे ऊपर से जो ड्राइविंग होते हैं, तो सबसे ऊपर से जो ड्राइविंग होते हैं पानी में, वो कोई लोग है ही नहीं, क्योंकि उसमें डर लगता है लोगों का। बस सेम ही चीज है, एकदम सही बात है। तो वही होते हैं। तो HNI के पास बहुत कम एजेंट पहुंचते हैं, रीच नहीं होते हैं, तो वहाँ कंपटीशन है नहीं। जो लोअर क्लास में एक क्लाइंट के पीछे 10 एजेंट पड़ा हुआ है, उसमें रिबेट के लिए क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने इतना देंगे बोल के गए थे, तुम कितना दोगे, क्योंकि कंपटीशन है। इसमें उनके पास क्या हुआ, उनके पास एजेंट तो था, लेकिन ऐसा IOE से ट्रेन हुआ कमांडो नहीं था जो था उनके पास। तो ये जो प्रोफेशनल अप्रोच, जो प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन दिखाना, तो फ्रेंड्स HNI मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल मतलब एक लेवल के बाद जिनका इनकम रहता है। अमीर आदमी, रिच हाँ, पर्सन, अमीर अमीर आदमी, बस अमीर आदमी, उसको HNI बोला जाता है। किसी ने क्वेश्चन किया, तो अभी तो उनके साथ जब प्रोफेशनली बात किया, उनके रिटायरमेंट प्लान के बात किया, तो उनसे पहले रेपो बिल्डअप किया। मैं एक चीज करता हूँ, जिस दिन पहली बार कस्टमर से मतलब कोई भी नया प्रोस्पेक्ट से मिलता हूँ, वही प्रोस्पेक्ट से पहली दिन ही मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, ये सब ले लेते हैं बातों बातों में। पता नहीं ऊपर वाला के आशीर्वाद से वो लोगों के मुंह से निकल भी आते हैं। बहुत लोगों ने बोला पहला दिन कैसे लेते हो, बोल देते हैं क्या, वाइफ का डेट ऑफ बर्थ भी बोल देते हैं क्या। तो मेरे लिए तो बोल देते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि शायद मेरा जो सरलता है उसके लिए वो भी सरलता से बोल देते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन ये ऊपर वाला के आशीर्वाद से बोल देते हैं, मिल भी जाते हैं। 99% प्रोस्पेक्ट से मिल जाते हैं। तो उनसे फिर बातचीत चलते रहता है, विशिंग चलते रहते हैं उनके साथ। ये प्रपोजल लेके मेरा कम से कम 8 9 महीना तक बातें चला। आज नहीं कल देखते हैं, होते नहीं है, टाइम नहीं मिलता है। तो उनका फिर जो हॉस्पिटल में वो काम करते हैं उसका मैंने टाइम शेड्यूल देख लिया, कौन सा डे में उसका OPD है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD जो है, वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे वो आते हैं, तो वो टाइम मैंने ले लिया। तो उसमें वो टाइम में उसमें उस टाइम से मैंने पहुंच जाते थे, उससे रेपो बिल्डअप करने के लिए। जो अपनी परस भाई ने शुरू में बोला था, डॉक्टर लोग बिजी रहते हैं, चेम्बर में लंबा लाइन रहते हैं, फिर मिलते कैसे हो। तो इनके साथ मैंने स्पेसिफिकली क्या किया, वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये तीनों दिन उस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर आते थे, ये वहीं मेरे से मुलाकात किए थे। तो मैंने वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वीक में एक दिन देख के मैं पहुंच जाते थे उनसे मिलने के लिए। तो जैसे ही सब पेशेंट खत्म हो जाते थे, उसके बाद मैं बैठे रहते हैं, तो फिर उनसे एक बार जाके फेस दिखा देते हैं, सर कैसे है, बस फेस दिखा देते हैं। नहीं नहीं ठीक है बोल के वो निकाल देते। 8 9 महीना तक उनके साथ ऐसा मैं फेस दिखाते रहा, फेस दिखाते रहा, फिर उनके साथ बात हुआ। फिर जैसे ही ये जो रूल्स आए थे ना, वो जो 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम फिर टैक्सेबल मैच्योरिटी हो ही जाएगा, वो निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने मेरे को हेल्प किया। उसमें क्या हुआ, उन्होंने जो डाल रहा था, मतलब थोड़ा देखते हैं बैठते हैं, देखते हैं बैठते हैं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंस किया, फिर उनको मैंने बोला ये मौका है। मैं बोला देखिए, इसके बाद ये वाला प्रपोजल अगर आप करने जाओगे तो ग्रेच्युटी टैक्सेबल हो जाएगी, ये आखिरी मौका है, आखिरी चांस है। कहीं ना कहीं वो उनको 8 महीना 9 महीना बाद वो उनको फिर वो जो एक धक्का चाहिए, वो धक्का का काम किया। लेकिन प्रेजेंटेशन लेके बात हो चुका था, क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो टाल रहा था कहीं ना कहीं। तो फिर वो जो मौका आया, उसके बाद उन्होंने फिर एग्री किया। तो उनके साथ जो बात हुआ, फिर वो प्रपोजल में उनका फैमिली में कब कब पैसे का जरूरत पड़ेगा, कितने कितने पैसे का जरूरत पड़ेगा, ये प्रेजेंटेशन दे के दिया। तो उसमें 3 पॉलिसी बने थे। उनके लिए एक जीवन उमंग दिए थे हमने, 3 CR का, 3 करोड़ सामेश्वर का। उसका विदाउट GST प्रीमियम आया था 23 लाख। साथ में उनके बेटे के ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 फंड आना चाहिए। इसके लिए 2 जीवन लाभ दिए थे, एक 10 साल PPT, एक 15 साल PPT का। तो एक था 1.25 CR सामेश्वर, एक था 1 CR सामेश्वर, मतलब कुल मिला के टोटल 5.25 CR, मतलब 5.25 CR सामेश्वर हुआ था उसमें। तो उसमें वो फिर 2 पॉलिसी में डेट बैक भी दिए थे बेटे के जो एजुकेशन के फंड के लिए, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फंड के लिए। वो डेट बैक दिया, वो डेट बैक एंड GST मिला के टोटल प्रीमियम आया था अराउंड 44 लाख रेगुलर प्रीमियम। 44 लाख समथिंग कुछ रेगुलर प्रीमियम था उसमें।
तो वो तीन पॉलिसी में वो डिवाइड किया गया था, दो जीवन लाभ एंड एक जीवन उमंग। जीवन उमंग था उनका पेंशन के पर्पस, और दो जीवन लाभ था बेटा, उनका एक बेटे है तो बेटा का ग्रेजुएशन फंड एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फंड। इसलिए दो अलग अलग पीपीटी था, 10 साल पीपीटी एंड 15 साल पीपीटी ऐसा। बढ़िया। सो अल्टीमेटली बच्चे के एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रोविजन एंड उनके रिटायरमेंट, इस कंसेप्ट के ऊपर मानस भाई ने करेक्ट। एक पॉलिसी बेचा एंड 44 लाख रुपीज का प्रीमियम। बात 9 महीने से चल रही थी, लेकिन पॉलिसी की डिलीवरी हुई 9 महीने बाद। करेक्ट करेक्ट। और वो डिलीवरी हुई हमारे फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रूल बना दिया कि 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम जो रहेगा उसका मैच्योरिटी विल बी टैक्सेबल। अगर ये रूल नहीं आया होता तो शायद अभी भी क्लोजिंग और थोड़ा खींच सकता था। अब तो ज्यादा नहीं खींचता था, लेकिन फिर भी इट मे बी। तो थोड़ा वो हंसते जो खेलते अपनी बात करते हैं। ओजे वो जो अलग अलग सेशन में आप लोग दिखाते हैं, जो वो शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना, अगर तुम कुछ चीज दिल से चाहो तो सारे कायनात जुट जाते हैं तुमको दिलाने के लिए। तो बस कहीं ना कहीं ये मेरे को मिलना था, वो फॉलो अप था। अगर वो निर्मला सीतारमण जी पास में नहीं आते फिर भी कोई ना कोई तो आ ही जाता, क्योंकि वो मिलना था, शायद कारण कायनात तो जुट जाते हैं दिलाने के लिए। वो मैं मानता हूँ। तो कायनात ने फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया आपके लिए। करेक्ट। इसमें इसमें आपका भी हुआ और पार्टी का भी भला हुआ ना, उनका भी प्रोविजन हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, ये लेट लेट करने के चक्कर में भगवान ना करे कभी कोई हेल्थ इश्यू आ गया, तो फिर प्रपोजल और ज्यादा पोस्टपोन हो जाए, शायद मिले ना मिले। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कोई एक भाई साहब हमारे परसोत्तम जी बार बार पूछ रहे कि डॉक्टर के पास अगर किसी की डेथ हो जाती है और सामने वाला कोई क्लेम करे, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम करे, तो उनके पास कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए। तो कल हमारे सौरभ भैया ने बार बार ये चीज बताई थी। इसे कहते हैं डॉक्टर्स इंडेमनिटी पॉलिसी। एक जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी है दोस्तों, एलआईसी में नहीं है। जनरल इंश्योरेंस है ना, कि डॉक्टर के हाथ से, जैसे कार से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, कि कार की, एक तो कार को खुद को लॉस हुआ तो एक इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, और एक कार की वजह से कोई थर्ड पार्टी मर गया या डैमेज हुआ या नुकसान हुआ तो उसको थर्ड पार्टी क्लेम मिलता है। तो उसी तरह एक डॉक्टर अपनी खुद की लाइफ इंश्योरेंस बनाता है, जैसे मानस भाई ने डॉक्टर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई, उसका रिस्क कवर किया। और दूसरा डॉक्टर्स इंडेमनिटी पॉलिसी, भाई इंसान है वो भी, कभी उसके हाथों से गलती हो जाए और कोई पेशेंट की मौत हो जाए और पेशेंट के रिलेटिव क्लेम करते हैं कि भाई कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से ये हुआ, या कोई भी हुआ, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस वक्त एक प्रूव होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम देती है। उसका नाम है प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी। ठीक है, उसको फिर डॉक्टर के लिए डॉक्टर्स इंडेमनिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी गलती कर बैठते, कभी इंजीनियर की हाथ से कोई गलती हो जाती है। उसी तरह डायरेक्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर, वो भी कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं और अल्टीमेटली कंपनी लॉस में चली जाती है और उससे शेयर होल्डर को नुकसान हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स इंडेमनिटी। तो ये बहुत सारे बातें हैं। इसके भी ऊपर हमारे जनरल इंश्योरेंस का भी कोर्स होता है। सो जनरल इंश्योरेंस का जब भी कोर्स आएगा वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है। यस, मानस भाई, एक पॉलिसी के बारे में तो आपने बताया कि एक ही पॉलिसी में 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर के धक्के से पॉलिसी बन गई। अब ये जो दूसरी पॉलिसी 2025 में हुई, और उससे भी शायद उसी से आपका फास्ट ट्रैक एमडीआरटी डिक्लेयर हो गया, करो। करेक्ट 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 तो करेक्ट। ये पार्टी आपको कैसे मिले और क्या कॉन्सेप्ट आपने बोला कि जिसकी वजह से हुआ। नहीं, ये हाँ, पहला वाला जो अभी शेयर किया था मैंने, उसमें तीन स्प्लिट अप पॉलिसी हुए थे एक ही कस्टमर का। हम्म, अभी ये जो हुआ ये सिंगल पॉलिसी हुआ इस बार। तो ये सिंगल पॉलिसी हुआ, ये जीवन उत्सव पॉलिसी मैंने दिया। तो जीवन उत्सव पॉलिसी 6 CR का, 6 करोड़ का जीवन उत्सव पॉलिसी है। तो एक ही correct, प्रपोजल में, जिसमें मैंने ये मतलब इसका प्रेजेंटेशन पार्ट ये था, हाईलाइट पार्ट ये था। ये भी, ये बड़े 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 डॉक्टर है, उनके बेटे के लिए ही बोला गया। सर देखिए, आप
बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए तो बहुत कुछ अरेंज करके रखे हैं, वो तो पढ़ाई करेगा कहीं ना कहीं तो जाके पढ़ाई करेगा। लेकिन ये पढ़ाई के बाद वो जब आके मतलब वो अपने धंधे में आ जाएगा, वो अपने कमाई चालू कर देगा। उस टाइम क्या होता है, जब आप बाहर पढ़ाई के लिए भेजोगे ना, ये आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो सेविंग्स किया, वो पढ़ाई के खर्चे के लिए आपने किया। इसका मतलब जो इंस्टीट्यूट का फीस देना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी का फीस देना पड़ेगा, आपने उसके लिए प्लानिंग किया, प्रबंध किया। लेकिन सर, अगर आप बच्चे को कहीं फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजोगे, तो वो फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजने के लिए सिर्फ आपको वो यूनिवर्सिटी का फीस देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ रहने खाने के लिए अलग से खर्चा होते हैं। आपको दो बार 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 आना जाना पड़ेगा, बच्चा बार बार आएगा, इंडिया वापस आएगा। तो ये जो चलेगा, अभी एक बार वो पढ़ाई बाहर चालू कर दिया, उसके बाद उसका अगर वहां पर सेटल होने के लिए मन करते हैं, तो वहां सेटल होने के लिए 1-2 साल लग जाएगा। तो इसमें भी एक रेगुलर एक्सपेंस के लिए कुछ आएगा सर। तो क्यों ना आप, ठीक है, पढ़ाई के लिए जो प्रबंध कर लिए, लेकिन ये रेगुलर एक्सपेंस ताकि आप मीट कर पाए, वो भी मीट कर पाए, अपना हॉस्टल खर्चा, अपना वहां पर रहने का खर्चा, 4-5 साल जो पढ़ाई करेगा बाहर आउट ऑफ इंडिया, उसके लिए क्यों ना कुछ सोचा जाए। तो अगर उसके लिए हम सोचेंगे, तो तब एक्चुअली प्रॉपर कंप्लीट हुआ आपका एजुकेशनल प्लानिंग। सिर्फ यूनिवर्सिटी का फीस लाएंगे, उसमें से प्रॉपर एजुकेशन प्लानिंग कंप्लीट नहीं होता है। तो इसमें बहुत लंबा बातचीत हुआ। फिर ये टॉपिक्स, मतलब ये बात उनको अच्छा लगा, एजुकेशन प्लानिंग के लिए लोग कॉलेज फीस के लिए बोल देते हैं, सर 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ कॉलेज फीस लगेगा 4 साल में, उसके लिए इंतजाम करो। लेकिन मैंने देखा ये इंतजाम जब उनका हो चुका है, तो क्यों ना दूसरा, मतलब उनका रेगुलर एक्सपेंस के लिए प्रपोज किया जाए। तो वो जो ये जो आइडिया उनको हिट कर गया, उनको अच्छा लग गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बोला ये ऐसा सब होगा, फिर ऐसे करेंगे तो आप देखिए, आ, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, अभी जब ये बच्चा जब बड़े होके वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, अपना कमाई चालू कर देगा, तब शायद इंडिया में गारंटेड पेंशन बोल के कुछ रहेगा भी नहीं। उनके पास इनकम रहेगा, आपसे भी ज्यादा इनकम रहेगा उनके पास। लेकिन ये गारंटेड पेंशन जैसे मिले, रिटेन गारंटेड, ऐसा शायद उस टाइम प्रोडक्ट कुछ रहेगा नहीं आज से 20 साल बाद। क्योंकि आपका बेटा जब कमाना चालू करेगा, आज से 20 साल बाद कमाना चालू करेगा, 25 साल बाद कमाना चालू करेगा, अभी तो शायद वो 3 साल का है। तो तब ये वाला प्रोडक्ट शायद रहेगा ही नहीं। तो क्यों ना ये, अगर आप पढ़ाई के लिए ले लेते हो, यही कंटिन्यू होगा उसके लाइफ टाइम तक, उसके एज ए पेंशन सपोर्ट बढ़ करके रह जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ऐसा भी लाइफ टाइम रहेगा, मैं बोला हाँ लाइफ टाइम रहेगा। तो फिर ये कहीं ना कहीं जो प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन उनको हिट कर गया, अच्छा लग गया। तो उन्होंने फिर वो 6 करोड़ का 6 ईयर का जीवन उत्सव ले लिया है नॉर्मली। ओनली 6 ईयर शॉर्ट टर्म। नहीं 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 नहीं, मैंने शॉर्ट टर्म नहीं दिया, मैंने टर्म दिया 16 ईयर्स पीपीटी। 16 ईयर, ओके अच्छा, सॉरी। राइट, अच्छा ये 16 ईयर्स पीपीटी क्यों दिया, क्योंकि अभी बेटे का उम्र था उस टाइम 2+, मतलब 2 साल प्लस, हाँ, मतलब तो तीन उसको साल के 16 साल नहीं आसपास। मिलने वाला। हाँ, तो 3 साल के आसपास बेटे का उम्र था। तो वो जब पढ़ाई कर ग्रेजुएशन करने के लिए नहीं जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाएगा मतलब 21-22 साल में जाएगा। तो ये 16 साल पीपीटी मतलब उससे 3 साल बाद मिलना चालू होगा, मतलब 19 साल बाद। तो 19 साल बाद चालू होगा, मतलब अभी 2+8 मतलब 3 पकड़ लेते हैं। तो 19 और 3 मतलब 22 ईयर्स होते हैं उस टाइम। मतलब 21 साल में ही तो बाहर जाएगा पढ़ने के लिए। तो वो मैच किया कहीं ना कहीं मैंने। गुड गुड गुड। तो इसलिए 16 साल का पीपीटी दिया। तो इसका भी लगभग प्रीमियम आया 35 लाख प्लस, कुछ 36 लाख के आसपास कुछ प्रीमियम आया, रेगुलर प्रीमियम। गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। एक बार एक एक पार्टी में एक एक एमडीआरटी ऐसा 2 बार अचीव किया। एक बार उसके लिए मानस भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। सीसी लिख के क्लैपिंग करें हम लोग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट। अच्छा मानस भाई, इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग प्रॉब्लम भी आए होंगे, या यही पार्टी नहीं, इसके अलावा भी कोई पास्ट में आपने कोई बड़ी पॉलिसी बेची, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, कोई फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का प्रॉब्लम आया, तो आपने ऐसा क्या पेपर दिया, या ऐसा क्या कोई स्पेशल यूनिक चीज
या कभी कभी मेडिकल अंडरराइटिंग में भी प्रॉब्लम आता है, कोई हेल्थ इश्यू की वजह से प्रपोजल बार बार यहाँ वहाँ जा रहा है, सेंट्रल ऑफिस, ये टेस्ट कराओ, ये करो। तो उसमें आपने कैसे उसको मैनेज किया, हैंडल किया, क्या किया? ऐसे कोई आपके एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग को लेके या मेडिकल अंडरराइटिंग को लेके? ऐसा कुछ है तो आप शेयर करें। इस पार्टी का भी हो सकता है, अदर पार्टी का भी हो सकता है। यस। करेक्ट करेक्ट। अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो एक तुरंत याद आ गया। याद में था नहीं। ये एक छोटा पॉलिसी, मतलब वही वो भी डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टर का एक छोटा पॉलिसी बेचने में भी ये फाइनेंशियल अंडरराइटिंग मेरे को हैंडलिंग करना पड़ा। अभी ये जूनियर डॉक्टर है, तो अभी इस इनको जो पॉलिसी मैंने बेचा वो पेंशन बोल के, लेकिन उनके फाइल में वो इनकम नहीं दिख रहा है ताकि वो पॉलिसी मिले। अभी क्या हुआ ना, ये बड़े कस्टमर को पॉलिसी बेचते बेचते उनका जो 3 साल का टैक्स फाइल आता है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आते हैं हाथ में लेते हैं, वो पूरा स्टडी करते हैं। तो वो जो बैलेंस शीट स्टडी करना, जो पीएल एंड बैलेंस शीट स्टडी करना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ गया। बहुत सारा ट्रेनिंग में भी सपोर्ट मिला, बहुत सारा लीडर से भी मिला है कैसे वो बैलेंस शीट कैसे पढ़ सकते हो, उसका कौन सा वर्ड का क्या वैल्यू है, क्या मीनिंग है। वो जो मैंने शुरुआत में बोल रहे थे ना, मैं लेजी हूँ। इसलिए लेजी हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई ज्यादा करता हूँ। ये जो कस्टमर के पास से जो बैलेंस शीट आते हैं, ये थॉरोली स्टडी करते हैं, कौन सा ईयर में क्या क्या दिखाया, क्या प्रॉफिट दिखाया, क्या लॉस दिखाया, पूरा। ये बहुत सारा टाइम जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये डॉक्टर के पास से मैंने जब बैलेंस शीट लिया, पीएल बैलेंस शीट लिया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल लिया, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में वो इनकम बहुत कम है, उस इनकम में तो पास नहीं होगा। फिर उनसे मैंने पीएल एंड बैलेंस शीट मांगा। तो वो पीएल बैलेंस शीट दिया। अब ये पीएल बैलेंस शीट जब स्टडी कर रहे थे, तो उसमें यूजुअली क्या होता है, प्रोफेशनल लोग जो इनकम करते हैं उसमें से बहुत सारा खर्चा दिखाते हैं। खर्चा दिखाने के बाद जो नेट इनकम आते हैं, वो नेट इनकम रिटर्न में दिखता है। लेकिन ग्रॉस इनकम जो है वो तो पीएल बैलेंस शीट में आते हैं। उसमें बहुत सारे इनकम रहते हैं, अलग से जो फीस आए हैं, उसका बैंक इंटरेस्ट क्या आए हैं, अलग 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 बहुत सारे इनकम रहते हैं। तो मैंने जब वो स्टडी किया, मैंने देखा उसमें से इनकम बहुत बड़ा निकल सकते हैं। तो मैं मेरा पैड में जो मेरा क्लब मेंबरशिप का जो पैड है, राइटिंग पैड है, उसमें मैंने 3 साल का अलग से एक स्टेटमेंट बनाया मेरे तरफ से। कि उनका 2021, 22, 22, 23, 24, 25 ऐसा तीनों फाइनेंशियल ईयर में इनकम क्या एक्चुअली है, कौन से हेडिंग से इनकम आए हैं, वो हेडिंग मेंशन किया। वो हेडिंग मेंशन करते करते वो सब अलग अलग जहां से जो भी इनकम आया, कहीं से अगर 50 रुपया भी इनकम आया, वो भी ऐड किया। तो वो मैंने अलग से एक स्टेटमेंट बनाया मेरे राइटिंग पैड में। वो स्टेटमेंट बना के फिर उनके फाइल के साथ मैंने वो अटैच करके दिया। अभी ब्रांच वालों जो डाटा एंट्री करते हैं वो बोलते हैं हम रिटर्न फाइल देख के ही करेंगे। तो फिर वो लेके थोड़ा दिक्कतें होती है, ब्रांच वालों रिटर्न फाइल देख के ही करते हैं, वो तो पीएल बैलेंस शीट उनको पढ़ना आता नहीं है। अभी वो लोग वहां पर देखता भी नहीं है, वो बोलते हैं रिटर्न में जो है वही हम लेंगे। अगर वहां देंगे, वो वाला देते हैं, तो उसमें से वो रेड में दिखा रहा है जो नॉट परमिसेबल उस इनकम से। तो मैंने बोला ठीक है, अगर नॉट परमिसेबल है तो ये तो डिवीजन भेज सकते हैं ना। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है जो वहां पर नॉट परमिसेबल दिखाएगा इसलिए प्रपोजल आगे नहीं जा पाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। डिवीजन जोन रिजेक्ट करेगा, आप भेज दो, आप भेज दो, फिर बाद में डिवीजन जोन में हम देखेंगे। फिर वो जो है, अभी इसमें क्या हुआ, ये जो रेपो बिल्डअप जो होते हैं जो कस्टमर के साथ सिर्फ नहीं है, ये रेपो बिल्डअप हायर अथॉरिटी के साथ भी रखना पड़ते हैं, डिवीजन ऑफिस में, जोनल ऑफिस में। मैं मेरा मास्टरमाइंड में कुछ लोग हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ यार, डेवलपमेंट ऑफिसर के ऊपर भरोसा में मत रहो, क्योंकि तुम लोगों का डेवलपमेंट ऑफिसर ये डिवीजन का केस, जोन का केस वो जाके सुलझा के लाते हैं। तुम खुशी खुशी हो, डेवलपमेंट ऑफिसर वो संभाल रहा है, ये प्रैक्टिकली खुशी का बात है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा जान पहचान नहीं बन पा रहा है। क्यों ना जो प्रपोजल लेके तुम्हारा डीओ मूव कर रहा है, वो प्रपोजल लेके तुम खुद मूव करो, तुम्हारा जान पहचान बनेगा डिविजन ऑफिस में, जोनल ऑफिस में। ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। मैं मेरे मास्टरमाइंड टीम में भी मेरा कलीग को बोलता हूँ। ये मैंने, मेरा ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज हो गया था
मेरा जो डेवलपमेंट ऑफिसर था वो उतना एग्रेसिव नहीं था, मतलब एग्रेसिव मतलब उतना ये नहीं था जो डेवलपर डिवीजन ऑफिस जाए, जोनल ऑफिस जाए, उतना एक्टिव नहीं थे। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हो गया था, क्योंकि मेरा बड़ा प्रपोजल जैसे चालू हुआ, वो डिवीजन ऑफिस जाना मैं खुद करना चालू कर दिया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स। अभी जोनल ऑफिस तक मेरा जो पर्सनल जान पहचान है वो है, ये एडवांटेज में आता है। तो ऐसे ही प्रपोजल जब वहां गए, तो मैंने पर्सनली जाके मीट किया, जोनल ऑफिस में जाके मीट किया, एक्चुअल डिपार्टमेंट में मीट किया। तो उनको मैंने पर्सनली क्लैरिफिकेशन दिया, इसका इसका क्या मतलब है, क्या हुआ है। तो उनको पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हुआ, उन्होंने एग्री किया, फिर प्रपोजल निकल गया, कोई इश्यू नहीं हुआ, जोनल ऑफिस से निकलना, प्रपोजल निकल गया। यूजुअली ब्रांच लेवल पे वो एक्सपीरियंस नहीं रहता है इन लोगों का, वो एडुकेशन नहीं रहता है, वो लोग सिर्फ रिटर्न फाइल ही देख लेते हैं। लेकिन पीएल बैलेंस शीट में जो आते हैं उसका अगर स्टडी करके हम लोग रिप्लेस करें, रिसबमिट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, वो हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। इनकम एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग रिटर्न फाइल का ही इनकम देखते हैं। वो रिटर्न सिर्फ 40% आते हैं, 60% रिटर्न इनकम एक्सपेंस में ही दिखा दिया जाते हैं। तो इसलिए पीएल बैलेंस शीट थॉरोली स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता ग्रेट। है। यस। सी, आई रियली अप्रिशिएट। सी देखो, छोटी इनकम होते हुए भी आपने कोशिश की, मेहनत की। और मैं भी, हमारे जो एडवांस कोर्स के जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें ये सब चीजें कि आईटीआर को कैसे पढ़ना, उसमें ऐसी कई छोटी इनकम होती है जो नॉर्मल समझ में ही नहीं आती है एजेंट्स को, क्योंकि हमने वो आईटीआर देखा ही नहीं। सो इसको भी सीखना पड़ता है। आप अपने सीए के साथ बैठ के सीख सकते हो, हमारे पास आके सीख सकते हो। सीखना जरूरी है। और वही काम ये मानस भैया करते हैं। दूसरा एक जो उन्होंने बोला, ऐसा उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई अपने डेवलपमेंट ऑफिसर साहब पे भरोसा ना करो। वो ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ डिपेंड मत हो। जैसे बच्चा छोटा होता है तो आपके साथ वो भी मार्केट जाता ही है। तो हमें भी जो हमारे प्रपोजल्स हैं, तो कहीं ना कहीं डिवीजन जाते हैं या जोनल ऑफिस जाते हैं, तो आप भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर साहब के साथ जाइए, आपके सीएलआई साहब के साथ जाइए, ताकि आपका भी पहचान बने, वहां का प्रोसेस आपको भी पता चले कि कैसे क्या होता है। जैसे अपने ब्रांच में अंडर राइटर होते हैं, वहां पर भी अंडर राइटर, तो वो उनके लेवल अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है। तो उनसे बात करने का तरीका आपको पता चलेगा कि भाई आपके डेवलपमेंट ऑफिसर साहब कैसे बात करते हैं, आपके सीएलआई साहब कैसे बात करते हैं। तो फ्यूचर में, क्योंकि अभी उनके अंडर में भी 60 70 80 100 200 एजेंट होंगे, अब सबके लिए वो करते जाएंगे तो कितना कर पाएंगे। इसके लिए आपको भी सीखना उतना ही जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है। सो बहुत कुछ चीजें हैं यहाँ पर। कोई लगता है व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तो भाई ये सब कुछ सीखने की चीजें हैं। ये इधर 2 मिनट में नहीं बता सकते हैं, आप भी समझ सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है, कॉरपोरेट कोर्स है। आप आइए, ये इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर्स है जो आपको सिखाएंगे इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है दोस्तों। यस। यस मानस भाई, आपने बहुत अच्छा बात किया। और कोई इस तरह का कोई सेलिंग या कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आया हो, कोई भी तरह का, कोई म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन है या कोई डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्शन, सीए का ऑब्जेक्शन, वट एवर, तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास। 5 से 7 8 मिनट हम लोग और बात कर पाएंगे। तो मैं आपसे और खजाना लूटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्शंस जो आपको भी लगा हो कि यार मजा आ गया, मैंने बहुत पावरफुली उसको हैंडल किया, तो ऐसे कोई एक दो ऑब्जेक्शंस हमारे दोस्तों के साथ एक एक अच्छा किया, एक बढ़िया चीज जो मेरे को लगा है, जो मेरे लाइफ में बहुत अच्छा चीज घटे है जब मैंने वो एडवांस कोर्स किए थे। एडवांस कोर्स के पहला दिन जो रिबेट कोर्स होते हैं, वो रिबेट कोर्स का एक इफेक्ट बताता हूँ, रिबेट कोर्स में क्या मजा मिला है। रियली मतलब मजा, मतलब मजा मिला है। तो मेरा एक बहुत पुराना क्लाइंट है। तो दो भाई डॉक्टर है, एक ह्यूमन डॉक्टर, एक वेटरनरी डॉक्टर है। तो बड़े भाई जो है वो ह्यूमन डॉक्टर है, छोटे भाई है वो वेटरनरी डॉक्टर है। तभी उन लोगों के साथ पुराना जो जीवन श्री पॉलिसी था, 112 नंबर टेबिल, वो दोनों भाई को 5 5 लाख मैंने दिया था एकदम शुरू शुरू में। उसके बाद जब सेकेंड पॉलिसी प्रपोज करने के लिए बैठे थे, तो वो उसके बाद फिर हाँ, फिर दोनों भाई के लिए और पॉलिसी बातें हुआ। तो वो जो छोटा भाई है, जो वेटरनरी डॉक्टर है,
तो नॉर्मली बातें उन्होंने ही करते हैं, बड़ा भाई उतना बातें नहीं करता फिनांस लेकर, तो बड़ा भाई का काम भी है, छोटा भाई देखते हैं। तो उसमें शॉर्ट में मैं बोलता हूँ, अभी इसमें क्या हुआ, उसमें कुछ पॉलिसी एग्री हो गया दोनों भाई के लिए, फिर दोबारा रिपीट सेल। उस टाइम फिर छोटे भाई ने बोला अभी इसमें से तुम कितना दोगे। तो मैं बोला किस चीज का। तो बोला नहीं, तुमने वो पहला जीवन श्री बनाए थे, उसमें कुछ नहीं दिए थे, मेरे को बाद में सुनने को मिला एजेंट लोग देते हैं कुछ। तो फिर बहुत सारा बातचीत हुआ, बहुत सारा डिटेल में बात हुआ। अभी हाथ में टाइम नहीं, उतना डिटेल में जाता हूँ। लेकिन आखिर में क्या हुआ, आखिर में फिर उन्होंने चेक देने के बाद ये बोला था कितना दोगे। तो मैंने जितना बोलना था नहीं देता हूँ, एक्चुअली सर्विस में सजेशन में जो गाइडेंस है वो मिलेगा, जो बोलना था बोले, ऑब्जेक्शन पे हैंडलिंग। फिर मैंने बाहर निकल आए। फिर मेरे को सी एफ करने के लिए उन्होंने जो गेट तक आए, तो फिर उन्होंने बोला फिर तुम दोबारा सोच के देखना। तो मैंने रुक गया। मेरे को लगा ये तो सही नहीं होगा। फिर 2 दिन बाद कॉल आएगा, फिर 2 दिन बाद कॉल आएगा, ये डिस्टर्बेंस होगा। मैं गेट के वहां फिर रुक गए, रुक के उन्होंने बोला, उन्होंने जैसे बोला सोच के देखना, मैं बोला दादा एक काम करे, इसमें ना सोचने का कुछ है ही नहीं, जो है ये मैंने आपको बता दिया। एंड बिलीव मी, जो गाइडेंस आपको मिलेगा ये दूसरे किसी से नहीं मिलेगा, ये आप बिलीव कीजिए। तो समझाया उनको, तो देखिए डॉक्टर 100 रुपया का विजिट वाला भी मिलते हैं, 500 रुपया का विजिट वाला भी मिलते हैं, आपको पता है। तो अगर मैं पेशेंट होके जाऊंगा, मेरे को लगेगा 500 रुपया क्यों दूं, 100 रुपया का डॉक्टर मिल ही रहा है। तो दोनों ही तो एमबीबीएस पास किया। तो अगर जो लोग 500 रुपया देके उनको दिखा रहा है, आपको लगता है वो बुद्धू है, क्योंकि नॉर्मली तो बुद्धि बोलना चाहिए, क्योंकि 400 रुपया ज्यादा दे रहा है, जो 100 रुपया में डॉक्टर मिल रहा है। ऐसा बहुत सारा बहुत कुछ बोला, लेकिन उन्होंने लास्ट में आके बोला फिर दोबारा सोच के देखिएगा। तो मैंने मेरे बैग से वो निकाला, फॉर्म निकाला, वो वहां से चेक निकाला। मैंने बोला एक काम कीजिए। तो वो मतलब रिलेशन अच्छा था, दादा दादा बोलते थे। तो मैंने वो चेक उनको वापस कर दिया। मैंने बोला ये चेक आपके पास रखिए, मेरे को दोबारा सोचने का कुछ है ही नहीं। रेदर ये चेक आपके पास रखिए, मेरे को आपके फेस रीड करके लग रहा है आप खुशी खुशी ये नहीं दे रहे हैं। अगर जब तक आप ये खुशी खुशी नहीं दोगे, तो ये मेरे को लेके मतलब भी नहीं है। आप पहले कन्विंस हो जाओ, ये चेक आपके पास रखो, आप दोबारा सोचो, आपको लगता है फिर मेरे को बुला लेना, मैं आके लेके जाऊंगा। तो उन्होंने चेक वापस ले लिया। तो वो जो चेक वापस ले लिया, फिर मैं निकल रहा था, बोला अच्छा वो जो फॉर्म तुम्हारे पास रह गया। मैं बोला देखिए, वो विदाउट पैसा वो फॉर्म का कुछ मतलब है ही नहीं, क्योंकि आप मैं आपको रिबेट देने के लिए ही तैयार नहीं हूँ। तो आपके होके मैं तो प्रीमियम नहीं डालूंगा ना, इतना तो कंफर्म है। अगर प्रीमियम नहीं देंगे तो एलआईसी तो विदाउट पैसा कुछ काम ही नहीं करेगा, वो फॉर्म का कुछ मतलब नहीं है। फिर भी आपका अगर डर लग रहा है, ये फॉर्म भी आपके पास रख। तो मैंने वो फॉर्म भी उनको वापस दे दिया। उस उस फैमिली से मेरे को पॉलिसी दोबारा मिला नहीं, मिला नहीं। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली वो कहानी में ऐसा होता है, फिर उन्होंने बुला लिया फिर दिया। मेरे कहानी में ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उनके साथ रिलेशन था, उनके साथ रिलेशन था कम से कम 8 साल बाद। फिर दोबारा ये मतलब डिस्कस करने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला। फिर दोनों भाई का शादी हुआ, उसमें भी मेरे को इनविटेशन था, क्योंकि रिलेशन मैंने मेंटेन किया। क्योंकि मैं रिलेशन मेंटेन करने में माहिर। वो पॉलिसी नहीं मिला, चेक वापस दिया, लेकिन रिलेशन मैंने छोड़ा नहीं। तो दोनों भाई का शादी हुआ, उसमें इनविटेशन था, मैंने अटेंड किया, सब कुछ चल रहा। 8 साल बाद फिर बैठने का मौका मिला उन लोगों के साथ, ये सब बात लेके। पिछले 7-8 साल में फिर देखा उनका कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट चालू नहीं हुआ। जिस टाइम मैंने वो चेक रिटर्न करके आए थे, उस टाइम मैंने उनके घर में 2 व्हीलर लेके जाते थे। 8 साल बाद जब गया, मैंने 4 व्हीलर लेके गया। फिर उनके साथ जब बातचीत हुआ, सब कुछ हुआ, उनके बाद लास्ट उठने के पहले मैंने बोला दादा एक चीज बताऊं। बोले बोलो ना क्या है। मतलब एकदम अच्छा रिलेशन है। मैं बोला देखिए 7-8 साल बाद मैं आपके पास बैठा हूँ, और ये 7-8 साल में आपका इन्वेस्टमेंट में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट आपने किया नहीं। लेकिन आपका वो वाला, आप अगर कुछ माइंड मत कीजिएगा दादा, कुछ माइंड मत कीजिएगा, मैं दूसरे एंगल से बोलना चाहता हूँ। लेकिन देखिए मैंने 7-8 साल पहले आपके घर में जब आए थे, वो चेक वापस करके गए थे, मैं 2 व्हीलर में आए थे, आज मैं 4 व्हीलर में आया। इसका मतलब मेरा बिजनेस में ग्रोथ रुका नहीं, ऊपर वाला के आशीर्वाद से। लेकिन आप मेरे साथ ये जो रिश्ता नहीं रखा, मतलब बिजनेस का रिश्ता नहीं रखा,
इसके लिए आप 7 साल पीछे चला गया, आप मेरे साथ रहते थे, ये 7 साल में और बहुत कुछ होता था, और बहुत कुछ सेविंग्स आपका होता था, आपका इन्वेस्टमेंट पीछे पड़ गया, मतलब पीछे रह गया। तो कहीं ना कहीं, कहीं कहीं जगह छोड़ के जीतने का कोशिश कीजिएगा, उसमें अच्छा लाभ होता है। अगर आप मेरे हाथ में, अगर आप देखिए, उस टाइम मैं आपको दे सकता था, लेकिन मेरे को वो डर नहीं था ताकि मेरे हाथ से एक बिजनेस चला जाएगा। मेरे को ये डर था, अगर मैं आपको ये पैसा दे के बिजनेस लूंगा, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बार रह ही जाएगा वो पैसा आपसे वसूल करने का। तो मेरा कस्टमर मेरा भगवान है, मेरा गॉड है। तो मैं मेरे कस्टमर के लिए खराब सोच ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो लोभ है, ये जो ये लोभ मैं उसी दिन छोड़ दिया, क्योंकि ताकि आपके बारे में मेरा कुछ दिमाग में खराब चीज ना आए। आप मेरा भगवान हो, इसलिए मैंने छोड़ा। एंड परस भाई, रियली मैं बहुत मीटिंग में बोला हूँ, अगर कोई भी लेडी एक रात बाहर घूम के आ जाते हैं, मतलब एक रात घर नहीं लौटा, तो एक बार अगर उसका जो जो बोलते हैं, जो जो फ्रेशनेस है, वो अगर चला जाते हैं तो लाइफ टाइम चला जाता है। सिमिलरली, अगर हमने उस दिन ये रिबेट छोड़ने नहीं देंगे, रिबेट ये ठान नहीं लेते ना, आज भी वो ठान नहीं ले पाते, क्योंकि वो हैबिट में आ जाता है, वो आदत बन जाते थे। लेकिन वो पहला दिन मैंने ठान लिया, मैं नहीं दूंगा, इसलिए आज भी उसमें कितना बड़ा पॉलिसी हुआ, उसमें रिबेट देने के लिए जरूरत नहीं पड़ा। बिल्कुल। जब वो छोटा था, छोटा पॉलिसी था, उस टाइम अगर मैं नहीं ठान लेता, आज भी नहीं ठान पाते। तो वो एक दिन था मेरा टर्निंग पॉइंट विदाउट रिबेट बिजनेस करने के लिए। एंड ये पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ, ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म, जिसमें अभी देखिए, ये जो मैंने वॉच पहन के बैठे हैं, ये हम्म, वॉच मेरा क्लाइंट ने मेरे को दिया। ये ट्विन वॉच है, मतलब एक मेरे वाइफ के लिए भी है। मेरे एक एनआरआई क्लाइंट है, मेरे घर में आए थे, लंच के लिए बुलाए थे। तो ये एक मतलब फॉरेन वॉच है, ये इंडियन वॉच है नहीं। तो ये मेरे को मेरे वाइफ को दिए थे। मेरा एक क्लाइंट है, ये पहली बार कहीं शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर करने का है नहीं। मेरा एक क्लाइंट है, कुछ महीने पहले मेरे घर में आए, मतलब वो क्लाइंट का देहांत हो गया, वो भी डॉक्टर था। उनको, जिनको बोला था ना मैंने, बड़ा बुके लेके गए थे फर्स्ट टाइम, तो उनका हम्म, देहांत हो गया डॉक्टर साहब का एट द एज ऑफ 62। उनको वाइफ मेरे घर, मतलब 1 साल 1.5 साल अभी हो गया, उनका देहांत हुआ 1.5 साल हो गया। तो कुछ महीना पहले उनका वाइफ भी मेरे घर पे आए थे, मेरे बेटे को एक गोल्ड चेन गिफ्ट देके गए। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ आप, पता है पीसी चंद्र ज्वेलर्स कोलकाता का बड़ा ज्वेलर्स है, तो एक पीसी चंद्र ज्वेलर्स का गोल्ड चेन गिफ्ट करके गए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, उस दिन जो रिबेट छोड़ने का मैंने हिम्मत दिखाए थे, वो हिम्मत आज क्लाइंट को अच्छा सजेशन, क्लाइंट के पास में जो अच्छा गाइडेंस दूंगा, ये कमिटमेंट किया था क्लाइंट को। इसलिए मैं जगह जगह से बहुत खर्च करता हूँ, ट्रेनिंग के लिए बहुत खर्च करता हूँ, इतना सारा खर्चा करता हूँ ट्रेनिंग के लिए। इसके लिए मेरा अंदर जो कॉन्फिडेंस है, क्लाइंट को अच्छा गाइडेंस दे पाऊंगा, ये अच्छा गाइडेंस कहीं ना कहीं क्लाइंट के दिल में जगह बना लेते हैं। इसलिए क्लाइंट घर में आके मेरे को गिफ्ट करके जाते हैं, उल्टा मैं क्लाइंट को क्या गिफ्ट करूं। तो ग्रेट। ये पावर है ट्रेनिंग में, ये पावर है सीख में। अगर अच्छा से ट्रेनिंग मिल जाए ना, वो कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा, रिबेट देना तो दूर की बात है, क्लाइंट घर में आके गिफ्ट देके जाएगा। सही बात। है ना? इसे कहते हैं सर्विस चार्ज मिलना। आज वकील, राइट। डॉक्टर, इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर सर्विस देते हैं, साथ में रिबेट नहीं देते, सर्विस देकर सर्विस चार्ज लेते हैं। ठीक है, ये हमारी अच्छाई है कि हम सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं, क्योंकि एलआईसी हमें देती है, लेकिन रिबेट नहीं देते हैं। सो दोस्तों, आज कहीं ना कहीं, आज हजारों हजारों पॉलिसी, अपने एजेंट भाई ऐसे हैं जो आज बड़ी बड़ी कार लेके घूम रहे हैं। अगर रिबेट दिया होता तो बड़ी ऑफिस, बड़ी कार, इस तरह की लाइफस्टाइल कहाँ होती। हाँ, लेकिन इसके लिए कंटिन्यूस एजुकेशन चाहिए, कंटिन्यूस एजुकेशन। आई रियली अप्रिशिएट, बहुत सारे लोग बेसिक कोर्स करते हैं, उसके बाद अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर कंटिन्यूएशन में नहीं रहते। एडवांस कोर्स, रिबेट कोर्स, फंडामेंटल कोर्स, कॉरपोरेट कोर्स, कमिटमेंट कोर्स, ये सब कंटिन्यूएशन है। आज मानस भाई भी 2006 से कमिटमेंट कोर्स के पार्टिसिपेंट है। तो कंटिन्यूएशन इज मस्ट। रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग। आज आप देख रहे हो 27 दिन से अगर आपको कुछ मिल रहा है, सेम टू सेम 45 डेज मार्च में मिले, तो कितना अच्छा काम हुआ ना। तो कंटिन्यूस एजुकेशन इज मस्ट।
उसका कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। अगर हमें लगेगा हम होशियार हो गए, हम नॉलेजेबल हो गए, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रुकती है। और आईओई के बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये तो मैंने ये अभी बताया, अभी स्पेशल एक 10x ग्रोथ जो दिल्ली में लास्ट मंथ में शुरू हुआ, 10x ग्रोथ फॉर्मूला कोलकाता में अभी शुरू हो रहा है 8 सितंबर के दिन। आइए, बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आसाम से लोग आ रहे हैं, सिलीगुड़ी से लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, सभी जगहों से आते हैं। सो इसका कोई अंत नहीं है, लाइफ टाइम ट्रेनिंग, सीखते रहो। अमिताभ बच्चन भी कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप आइए, आपके सेंटर में जो नजदीक का सेंटर पड़ता है वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड मानस भाई, दिल से धन्यवाद। आपने बहुत कुछ आज बताया रिलेशनशिप के, जो एक हायर लेवल HNI से बात करने का, डॉक्टर्स कम्युनिटी में धीरे धीरे करते आप कैसे एंट्री लिए, पॉलिसी नहीं मिली रिबेट की वजह से, फिर भी आपने 8 साल तक उनके साथ रिलेशन रखा। यही सब कुछ सीखना होता है। नो डाउट आज मैं तो बरसों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप आईओई के साथ जुड़े हुए ही, सो आपका नेचर वगैरह मैं जानता हूँ। सो यही चीज सक्सेस की सीक्रेट होती है। कई लोग सिर्फ सेलिंग आइडिया सुनना चाहते हैं, लेकिन सेलिंग आइडिया देखो, अभी इन्होंने इतनी देर जो बातें की, खाली बच्चों के एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, नॉर्मल बात है। लेकिन रिलेशनशिप की वजह से इन्होंने पार्टी का दिल जीत लिया, तो चेकबुक जीतना आसान होता है। सो हमेशा हमारा फोकस दिल पे रखे, दिल जीत लो, चेकबुक तो अपने आप जीत ही लोगे दोस्त। सो यही चीजें हैं, और यही चीजें कहीं ना कहीं हम सभी कोर्सेज में बताते भी हैं। बस आप आते रहिए, सीखते रहिए, और सक्सेस होते रहिए। सो थैंक यू वंस अगेन मानस भाई, आपने स्पेशल टाइम निकाला सभी दोस्तों के लिए, आईओई के लिए। थैंक मैं यू लॉट। मैं एक बार थैंक्स जनाऊंगा। पहले तो ये आईयूई प्लेटफॉर्म को थैंक्स जनाऊंगा। थैंक एंड मैं थैंक्स जनाऊंगा अनिल करी जी को। और बहुत दिन से मेरे को फॉलो कर रहे थे, यू। तो 2-3 डेट पूरा मेरे को चेंज कोऑर्डिनेशन करना वही पड़ा। करते मैं बार था हैं। एकदम एकदम मैं थैंक्स जनाऊंगा अनिल करी जी को। एंड स्पेशल थैंक्स टू फरज भाई को, इतना अच्छा मेरे को थैंक अभी क्वेश्चन पूछते पूछते गाइड करके गया। एंड फाइनली थैंक्स जनाऊंगा जितने पार्टिसिपेंट अभी ये इस पैनल सेशन में थे, सभी को। बहुत लोगों ने थैंक्स जना रहा है, बहुत कुछ मैसेज बोल रहे हैं। मैं सभी मैसेज का आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। आप सभी का तहे दिल के रियली प्रणाम करता हूँ। इतना देर से अपने रुका सुना मेरे को, थैंक यू सो मच। आई को, दीपक भाई को मेरा सबसे बड़ा प्रणाम। दीपक भाई को, अगर यू। ये इंस्टीट्यूट नहीं बनाते हो तो हम लोग शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाते। आज बहुत जगह ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बोलते हैं ना, जो पहले हाथ पकड़ के मम्मी पापा जो सिखाते हैं वो सीख तो सबसे बड़ा होते हैं। तो ये आईयूई में अगर ये ट्रेनिंग कैसे लेना है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्या होते हैं, अगर ये इंस्टीट्यूट नहीं बनते तो शायद आज ये बाकी लोगों को सुन नहीं पाते, जान नहीं पाते। थैंक यू सो मच दीपक भाई को मेरा बहुत बहुत प्रणाम ये इंस्टीट्यूट बनने के लिए। थैंक थैंक यू मानस भाई, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक्स ऑल पार्टिसिपेंट्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम। और कल और भी एक नए स्पीकर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे कल सुबह। सो वेरी पावरफुल स्पीकर, एक से एक, समझो कि डायमंड्स हम लोग ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। तो कल जो भी स्पीकर्स रहेंगे उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा दोस्तों। सो कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम 7 o'clock। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, एंड थैंक यू मानस जी। थैंक यू।